तो सरकार चाहती थी 1857 को एकदम वो बता जाए कि गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी और इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समकालीन भारतीय राइटर्स थे, हिंदी के हो गए, संस्कृत के हो गए, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। जब आपका पेट भर जाए, थोड़ा घर में समृद्धि आ जाए, तब आप लिखना, कल्चर, ये सब की बात करते हैं। वो तो बात की बात हुई ना वो। बट कमिंग टू रोमिला थापर की जो पुस्तक आप बोल रहे हैं 1969 उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने इसी बात को बोला कि ठीक है मुसलमानों ने तोड़ा तो हिंदुओं ने भी तो तोड़ा है। तो यदि एक राजा ने ऐसा काम किया तो उसके बारे में ये बोला गया कि देखिए वो हिंदू की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तुर्क की तरह बिहेव कर रहा है और लूटता था। तो उसके ये सर ये आपके लिए बहुत सुंदर सा वाइन है, ये है, वाइन उधर का अच्छा होता है उस समय भी। तो लोग मांगते और ये इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते थे। But another interesting thing about Shivaji is that he created Navy. We hardly talk about that. गांधी जी का रोल इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ह्यूमनाइज करने में था। उन्होंने ह्यूमनाइज अच्छा ह्यूमन फेस दिया उसको कि देखिए भाई ना उन्होंने हथियार उठाए हुए, ना लाठी उठाए हुए, देखो आज़ादी वाली। बट आज़ादी वैसे मिलती नहीं है। आज़ादी वैसे आज़ादी दीदी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, वही बहुत अच्छा गाना है वो। कि जैसे सुभाष बोस थे तो वो जापानियों के साथ थे और जापानी यहाँ पर आते तो फिर वो जापानी हमें लूटते। तो आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? ये तो व्हाट इफ वाली हिस्ट्री हो गई, ये तो कल क्या होगा ये तो डोंट नो। और ये फ्रीडम आ जाती उस तरह से, नेचर से थोड़ा अलग होता है, डोमिनेंस होता है, लेकिन आती जिस तरह से पार्टीशन हुआ है और लाखों लोग मरे वो नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKTK का पॉडकास्ट चैनल और आज जो है हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। और मे बी ये हमारा एक नया पॉडकास्ट का संस्करण भी हो सकता है जिसमें हम इतिहास के ही बारे में बात करें, क्योंकि हमारे साथ आज बात करने के लिए उत्पल कुमार जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है एमिनेंट डिस्टोरियंस। जी हाँ, अब मैं जब इस पुस्तक के का जो कंटेंट था वो देख रहा था तो इसमें इन्होंने शुरुआत की है हड़प्पा और वैदिक कल्चर से, राइट। हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरुआत की है और ये अब गांधी तक आते हैं 8 चैप्टर तक। और इसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से डिस्टॉर्शंस भारत के इतिहास में की गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉडकास्ट से तो काम चलने वाला नहीं है। तो उत्पल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्वागत है। और ये एमिनेंट डिस्टोरियंस ये लिखने की आवश्यकता कैसे पड़ी आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी भी हमारा इतिहास हमारा अपना नहीं है। इतिहास अभी भी बहुत हद तक बाहर से लोग जो आए हैं उन्होंने अटैक किया, इन्वेडर्स हिस्ट्री है दे कॉल इट, उनका इतिहास है। तो आप चाहे वो दे स्टार्ट विथ आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ना उन्होंने इन्वेजन हटा दिया है, उसको माइग्रेशन करते हैं वो। क्योंकि आप बोलते हैं कि इन्वेजन का कोई साक्ष्य मिले नहीं, तो उन्होंने माइग्रेशन किया। और माइग्रेशन में इतने लूप होल्स हैं जो इन्वेजन से ज़्यादा लूप होल्स हैं। इन्वेजन में 2-4 हड्डियाँ मिल गई थी कुछ लोगों को, माइग्रेशन में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा ना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आर्यन इन्वेजन पे आप आए उससे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डिस्टॉर्शंस हुए कब से और ये डिस्टॉर्शंस आए कैसे, उसके बाद हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे आते हैं। डिस्टॉर्शंस तो आप देखें तो ये ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था और उसका रीजन था, उनके रीजन थे। आप उनको बहुत एक्यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे केम एज ए सुपीरियर रेस, वो यहाँ रूल करने आए थे। तो उनको ये दिखाना था कि भाई ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं एंड दे आर द सिविलाइजिंग रेस जो बोला जाता था। तो इसीलिए उन्होंने अब इतिहास को इसलिए उस तरह से मोल्ड किया, चेंज किया, डिस्टॉर्ट किया। मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जो आज़ादी के बाद जो हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब हमने कोई कोशिश नहीं की। इनफैक्ट कोशिश हुई थी इंडिविजुअल लेवल पे। आसिम जमींदार ने
जदुनाथ सरकार ने, इन दोनों ने और ऐसे और भी कुछ लोग थे। हाँ। जी, इन लोगों ने रीच आउट किया सरकार को, बोला कि हम इस टाइम दैट हम जो भारत के इतिहास को भारत के पर्सपेक्टिव से लिखें। अच्छा। तो आर.सी. मजूमदार ने इनफैक्ट लेटर भी लिखा, इस पुस्तक में उसका वर्णन भी है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी बहुत एक्साइटेड थे, बोले प्लीज़ आप करें, एंड ही वाज टू वेरी इनकरेजिंग टू पीपल लाइक हिम और जदुनाथ सरकार। एक और एपिसोड में आपको बताऊंगा जदुनाथ सरकार जी को लेके। तो उन्होंने बोला कि आप इसको लेटर लिखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को और ये हो जाएगा। उन्होंने लेटर लिखा, 3 महीने 4 महीने वेट करते हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने रीच आउट किया, तो फिर जो लगता है कि राजेंद्र प्रसाद के कहने पे शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री जागी, और उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अंडर में थी वो। तो उन्हें वो हिस्ट्री लिखना शुरू किया उन्होंने, पर वो चला नहीं बहुत। उनके अंडर में एक कमेटी बनी। क्यों नहीं चला? क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, डिटेल प्रीफेस में है कि दे वांटेड हिस्ट्री इन सर्टेन वेज। जो उसके जो एक चेयरमैन थे या जो मेन जो थे वो पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस पॉलिटिशियन थे, उनको बनाया गया था। सो आज जो लोग बड़े बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स घुस रहा है, वो तभी से घुस हो रहा है। अच्छा। सो पॉलिटिक्स वो चाहते थे कि इतिहास को एक जो जैसे सरकार चाहती है उस पर्सपेक्ट में आए। जबकि आर.सी. मजूमदार का था कि जो इतिहास है, चाहे कितनी भी खराब लगे हमें, इतिहास पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सरकार कैसा चाहती थी? सरकार चाहती थी कि जैसे एग्जाम्पल था, एक उसमें प्रोजेक्ट था 1857 का। तो सरकार चाहती थी 1857 को एकदम वो बताया जाए कि गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी और इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये था। आर.सी. मजूमदार ने बोला कि बट मेरे डॉक्यूमेंट में डाटा तो एकदम इसको डिनाई करते हैं, गंगा जमुनी तो किसी नहीं थी। आर.सी. मजूमदार क्या कहते थे? वही आर.सी. मजूमदार का कहना था कि इट वाज, आर.सी. मजूमदार का एक टर्म है कि इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो और उन्होंने इसके लिए जो डेटा दिए वो बहुत ही यानी आप जब पढ़ें तब बोले कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उनको जो और अकेले काम करते, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया उनकी सरकार ने, तो वो अकेले सारा काम करते रहे। और लेकिन लास्ट में उन्हें जो नेहरू सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसने उस कमेटी को भंग कर दिया। अच्छा। उसके बाद एक कमेटी का नाम क्या था? कितने टाइम में हो गया ये 3-4 साल की बात हुई। 3-4 साल ये काम चला, उसके बाद भंग कर दिया गया। अच्छा। तो इसीलिए वो उस पुस्तक को उन्होंने अपने नाम पे बाद में फिर से छापी, अपने उस पे इंडिविजुअल लेवल पे। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है 1857 पे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर से 1 साल बाद उसको फिर से रिवाइव किया गया। उसमें आर.सी. मजूमदार को बुलाया नहीं गया। वहाँ अच्छा, कमेटी को फिर से रिवाइव किया गया। उसमें ताराचंद उसके हेड बन गए। ताराचंद की एक हिस्ट्री है, बहुत ही प्रो कांग्रेस हिस्ट्री है। और ताराचंद डिप्लोमेट हुआ करते थे। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बताएं तो ताराचंद जी की। ताराचंद मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया हूँ, लेकिन वो जैसे वो ईरान में थे, वो वहाँ के एम्बेसी में थे, तो वो थे, लेकिन एडमिशन थे। लेकिन हिस्टोरियन पर से वैसे कोई उनकी वो थी क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन यही थी कि वो सरकार के बहुत खास थे। अब रामचंद्र गुहा की भी कौन सी है हिस्ट्री की एजुकेशन? वो तो हिस्टोरियन है ही नहीं। हाँ, हिस्टोरियन है नहीं, लिखते तो हिस्ट्री है ना, फिर भी तो ठीक है। नहीं, हिस्टोरियन का वही, आप हिस्टोरियन का आप देखेंगे तो आपको जदुनाथ सरकार का जो क्राइटेरिया है हिस्टोरियन का, उसमें तो कोई हिस्टोरियन नहीं, रविंद्रनाथ थापर भी हिस्टोरियन नहीं होंगे। जदुनाथ सरकार ने बोला था कि क्योंकि वो बहुत ही पक्के, उनकी जो हिस्ट्री की जो क्वालिफिकेशन होती थी बड़ी पक्की होती थी। जैसे मान लीजिए आप मेडिवल हिस्ट्री में, तो आपको पर्शियन जाननी होगी, अच्छे से जाननी होगी, आपको उर्दू जाननी होगी, उस समय की सारी लैंग्वेज जाननी पड़ेगी। और रविंद्रनाथ थापर तो संस्कृत भी नहीं जानती है। और उसका रीजन बेसिकली ये है कि आप ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ पाएं, राइट? डिस्टॉर्शन वहीं तो होता है, पहला डिस्टॉर्शन तो आपको वहीं हो जाएगा। अभी इसके लिए ना, जो आपने अभी बोला, अभी आभास मलधियार को अगर आप जानते हैं तो आभास मलधियार ने एक बुक लिखी थी बाबर के ऊपर। बाबर, हाँ। तो बाबर लिखने से पहले उन्होंने वो सारी भाषाएं सीखी, वो सारी लिपि सीखी, उसको पढ़ना सीखा, उसके बाद उन्होंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद लिखा। तो इसीलिए वो जो पुस्तक है बाबर है, अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इनफैक्ट मैंने उस पुस्तक से वो नोट करते हुए मैंने मुगल्स नहीं बोला इनको, मुगल्स वो अपने आप को बोलते नहीं थे। तो अभी हम कहाँ पर थे? जो समिति बनी थी, ताराचंद उसका अपॉइंट कर दिया हेड। तो फिर उसके बाद कुछ साल बाद वो किताब आई, वो कांग्रेसीकरण किताब थी, उसमें जो भी वो चाहते थे गंगा जमुनी तहजीब बहने लगी सडनली सब तरफ। अच्छा। जबकि मेरा जितनी जानकारी है 1857 से पिछले ही साल 1852 या 53 में
आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो हनुमानगढ़ी नाम की एक जगह है जहाँ पर एक पूरा बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी जिसमें बैरागी साधु और जिहादियों के बीच में प्रॉपर लड़ाई हुई है वहाँ पर। और उसके बाद ये अवध वाला पूरा एंगल आया था और उसके बाद फिर वो 1857 तक धीरे धीरे बात पहुंची थी। तो गंगा जमुनी तहजीब तो मुझे कहीं नहीं दिख रही इसमें। वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है अपने आप। और फिर गंगा भी अपनी है, जमुना भी अपनी है, लेकिन इसको उन्होंने पता नहीं कैसे जमुना को उन्होंने एक मुसलमान रंग दे दिया, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड। तो इसमें अभी मैं अच्छा हाँ, टीपू सुल्तान की बात, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो ना, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया गया, गंगा जमुनी तहजीब बताई गई। टीपू सुल्तान 57 से तो बहुत पहले मर गया था। अब टीपू सुल्तान को ये बोलते हैं कि इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा भारत की इंडिपेंडेंस के लिए। तो जब 57 से पहले मर गया था तो ये फर्स्ट वॉर कैसे हुई? और अगर नहीं, ये फर्स्ट वॉर नहीं है तो टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर कैसे हुआ? ये क्या चक्कर है? कुछ इसी हद तक आर्गुमेंट लेते हुए आसिम उद्दार ने इसको फर्स्ट वॉर नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन हाँ वो मानते थे टीपू सुल्तान कोई फ्रीडम फाइटर थे नहीं। उन्होंने बोला था कि इसके अलावा बहुत सारे जो बैटल्स हुए थे, रेबेलियंस हुए थे, चाहे ट्राइबल्स हों और ये लोग हों, ये लोग के जो नेचर थे 1857 से कहीं अच्छे थे। 1857 में तो फिर भी एक रिलीजियस कलर आप देखेंगे तो नजर आएगा, एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर आपको दिखने लगेगा एक पॉइंट, उसमें तो वो भी नहीं थे, लेकिन उसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं देश का, तो हम फिर 1857 को हम क्यों बोलें? अच्छा, तो क्या था 1857? 1857 आप देखें तो इसकी शुरुआत तो होती है वो, यानी जो इमीडिएट कॉज माना जाता है वो है कि वो जो राइफल में उनको लगा कि भाई उसमें उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उसको काटने से उसमें पिग और काऊ का वो है, वहाँ से वो इमीडिएट शुरुआत होती है। जो मेरठ वाले एंगल हैं। जी, मेरठ वाले एंगल है। और हुआ क्या कि उस समय तक आप देखेंगे तो जो एक क्लास था जो अपने आप को मानता था कि वो पीछे छूट गया है, वो था मुस्लिम क्लास। उन्हें दे टू सी देमसेल्व्स रूलिंग क्लास, उन्हें लगता हम यहाँ के रूलर्स हैं। तो ये जो 1857 का जो प्राइमरी जो इसके जो लीड हुआ वो उसका रीजन वही था। अच्छा। उसमें कुछ और लोग आए, नाना साहब आ गए, रानी लक्ष्मी बाई आ गई, अपने कारण से आई और बहुत अच्छी लड़ी। आप उनके इंडिविजुअल ब्रेवरी को आप डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन यदि आप उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलेंगे तो फिर आप इंडिपेंडेंस टर्म को आप थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ऊपर से अभी हम जो बात कर रहे थे, कांग्रेस ने समिति बनाई, अपने क्या नाम लिया था? तारा सिंह। तो उसके बाद की आप थोड़ी बताइए कि किस तरीके से किताबों को लिखा गया, किस तरीके से डिस्टॉर्ट किया गया। दो चीज़ें हैं, एक तो देखिए हमारी जो NCERT की पुस्तकें होती हैं जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा होता है कि आपने एक इंडिविजुअल के रूप में पुस्तक निकाल दी। दोनों की ही महत्ता होती है। जैसे रोमिला थापर की अपनी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में आई थिंक 1950s या 60s में उनकी कोई पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हिंदुओं ने बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ा 69 में एक बुक आई थी। जी। तो इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया और उस पर्टिकुलर फ्रेज को उद्धृत करते हुए, निकालते हुए कई जगह सोर्स के रूप में यूज़ किया गया है और फिर वो एक कॉमन फिनोमिनन बन जाता है, राइट। तो मैं एक्चुअली में ये एक प्रोसेस जानना चाहता हूँ इससे कि आपने वहाँ समिति तक तो बता दिया कि समिति बनाई गई, उसके बाद का फेज क्या है? NCERT की पुस्तकें किस तरीके से लिखी गई हैं हमारी, डिस्टॉर्शंस कैसे कैसे हुए, क्या क्या हुए, मतलब सारे तो नहीं बता सकते पर फिर भी एग्जाम्पल के रूप में 4-5 अगर 3-4 बता सकते, क्योंकि इसमें ना 2 फेज होंगे, एक तो अंग्रेजों का फेज है और एक मुगलों का है। नहीं अपना जो नेहरूवियन वो उस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, जो हमारे जो मुगल या मुस्लिम राइटर थे बहुत ऑनेस्ट थे। हाँ। वो बोलते थे हमने किया है भाई, क्योंकि वो उन्हें लगता था कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सही बात है। और थैंक गॉड वो थे, अदरवाइज तो हमें तो हम प्रूव नहीं कर पाते। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता उस टाइम के जो समकालीन भारतीय राइटर्स थे, हिंदी के हो गए, संस्कृत के हो गए, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। वो बहुत ही डरावना फेज था। आप देखिए ना, जहाँ कि आपको बचने के लिए जंगल भागना पड़े और आप डे इन एंड आउट आपके एग्जिस्टेंस का सवाल हो, वहाँ लिखना तो तब आप सकते हैं। जब आपका पेट भर जाए, थोड़ा घर में समृद्धि आया, तब आप लिखना, कल्चर, ये सब की बात करते हैं। तो वो तो बात की बात हो गई ना, वो तो हम उस समय तो हम अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे जिस तरह से, तो इसीलिए नहीं हुआ। बट कमिंग टू रोमिला थापर का, चूँकि आपने बात की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि एक डिस्टॉर्शन, जो मेजर डिस्टॉर्शन है उनकी बुक से ही आती है।
अबाउट कि किस तरह से टेम्पल्स, ये शुरुआती उनको बोला कि इनिशियल पार्ट में जो वहाँ के जो डिस्टोरियंस हैं, एमिनेंट डिस्टोरियंस, आई थिंक वी शुड कॉल देम डिस्टोरियंस नाउ, डिस्टोरियंस थे वो तो डिनाई भी करते थे कि टेम्पल टूटा भी नहीं है, कहाँ साक्ष्य है, क्या मिला है। राम मंदिर भी तो बोलते थे कहीं नहीं टूटा है जी, वो तो इतने सारे मिल गए कि दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में तो साक्ष्य निकलने लगे, जो सरकार बदलती है तो और साक्ष्य निकलने आते हैं, तो जब ज़मीन से चीज़ें निकलने लगी तो फिर इन्होंने बोलना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, हाँ तोड़ा तो है, बट हिंदू ने भी तो तोड़ा है, बौद्धों का तोड़ा है, अपना भी तोड़ा है, अपना भी तोड़ा। और दे टू साइड की, जैसे मान लो चालुक्याज और चोला में लड़ाई हुआ तो ये लोग आपस में टेम्पल तोड़ते थे, या फिर दे टू साइड सर्टेन एग्जाम्पल लाइक एक किंग हर्ष होता था कश्मीर का राजा, उसका बोलता था कि वो तोड़ा है। तो दो चार साक्ष्य ऐसे भी बताते कि श्रीलंका गए थे, वहाँ पे बौद्ध स्तूपों को तोड़कर आए थे, वहाँ से सोना लूट कर लाए थे, इस तरीके की भी बहुत कहानियां हैं। क्या होता है कि मैं उसी पे आऊँगा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की जैसे मैं बात करता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी को सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई इसे मुस्लिम आता ही नहीं तोड़ा था, हाँ, बख्तियार खिलजी, लेकिन डी एन झा बोलते नहीं तोड़ा था। डी एन झा इज एमिनेंट हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया, उस समय का जो कंटेम्प्रेरी जो रिकॉर्ड है वो बोल रहा है कि तोड़ा है, वो सडनली 18वीं सेंचुरी में कोई तिब्बतन है उसने लिखा है नहीं, इसको तो ब्राह्मणों ने तोड़ा था, हिंदू फैनेटिक्स। टिबेटियन चाइनीज था, चाइना का था, तिब्बतन आई थिंक दैट्स व्हाट दे क्लेम। तो ठीक है, मे बी, बट आई थिंक इट्स तिब्बतन, मैं नाम भी उसका है, बट हाँ वो नाम मैं भी भूल रहा हूँ, बट ही वाज अ बुद्धिस्ट, सो थोड़ा सा वो एलिमेंट आ जाता है वहाँ, वो थोड़ी चलबाजी वाली सेंस आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मुस्लिम ने किया था, ये तो हिंदू ने किया था, ब्राह्मण, हाँ हिंदू फैनेटिक द टर्म यूज, एक तो हिंदू फैनेटिक 18वीं सेंचुरी में यूज होता नहीं था, इसे 20वीं सेंचुरी फेनोमेनन टर्म। तो ये हमारे डिस्टोरियन साहब डी एन झा ने बोला एक ऐसे फैक्ट को जिसको आप झुठला नहीं सकते। बट कमिंग टू रोमिला थापर की जो पुस्तक आप बोल रहे हैं 1969 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये इसी बात को बोला कि ठीक है मुसलमानों ने तोड़ा तो हिंदू ने भी तो तोड़ा है, सो मेनी दे हैव डन दिस थिंग। तो इसी बात पे एक हमारी अमेरिकन एक रिसर्चर हैं वाईसी रोसेर, तो 2000 में भारत आई थी, तो उस समय एक और उनके एमिनेंट हिस्टोरियन है हरवंश मुखिया साहब, हरवंश मुखिया, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रानी, तुमने मिलकर वो पुस्तक लिखी थी जिसमें पहला मेंशन था। अच्छा, तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा ऑन द सेम लाइन कि किस तरह से मतलब यार अब मुसलमानों को गलत बताया जाता है, तो हिंदुओं ने भी वही काम किया है। तो ये रोसर चली गई उनके पास, बोले कि सर अच्छा ये बताइए, बड़ा अच्छा आर्टिकल था आपका, ये इसका ये एविडेंस कहाँ है, सोर्स क्या है, करेंगे मुझे? तो बोलते मेरे पास तो सोर्स नहीं है, रोमिला थापर के पास है। तो लेकिन उन्होंने आर्टिकल लिख दिया, तो दिस वुमेन गोज टू रोमिला थापर, तो रोमिला थापर के पास आती है, तो रोमिला थापर बोलती है हाँ मेरे पास था, अभी तो नहीं है, बट एक जो अमेरिकन हिस्टोरियन है रिचर्ड ईटन, उनके पास है। और ये मैडम ने 1969, ये 2000 की बात में कर रहा हूँ, 40 साल पहले इस पर किताब भी लिख दी है, जिसको रिव्यू किया है, जो ही बोले हाउ दे डिस्टॉर्ट, इसका रिव्यू हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में 2003 में बाय एडवर्ड ल्यूक बहुत एंटी इंडिया लिखते हैं वो। इन्होंने बोला कि इससे एपिकल बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें पहली बार हमें दिखाया जाता है किससे हिंदू बौद्धों को या फैनेटिज्म किया करते थे। तो और ये तो ग्लोबल हो गया, ये तो यानी इंडिया की पर्सपेक्टिव आप वर्ल्ड में कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी एविडेंस। उन्होंने खुद क्लेम किया कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, वो एज्यूम करते हैं कि उनके पास एविडेंस है, मैं लिख दूंगी जी, मैं लिख दूंगा जी केजरीवाल मोड में। तो ये इनका होता है। अब देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर हिंदूज हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, जैसे एक राजा था किंग हर्ष करके था, हर्षवर्धन नहीं, हर्ष था वो कश्मीर का राजा था। उसके बारे में राजतंत्र तरंगिनी में लिखा गया है, कल्हण लिखते हैं कि ही इज बिहेविंग लाइक ए तुरुष्क, वो तुरुष्क की तरह बिहेव करता था, तुरुष्क में तुर्क की तरह। तो यदि एक राजा ने ऐसा काम किया तो उसके बारे में ये बोला गया कि देखिए वो हिंदू की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तुर्क की तरह बिहेव कर रहा है और लूटता था। और उसकी सेना में बहुत सारे तुर्कों को उन्होंने जगह दी थी, उसके मदद से लूटता था। तो भाई खराब लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, वो लुटेरा था, राइट। अब उसको आप हिंदू बना देते हो। सो बेसिकली ही वाज मोटिवेटेड बाय हिज ग्रीड, नॉट बाय द हिंदू फिलॉसफी। आप कहीं एक टेररिस्ट फिलॉसफर था, बोलते हो डोंट ब्रिंग रिलीजन हियर, रिलीजन नथिंग टू डू विद इट। आप यहाँ रिलीजन लेते आते हो बिकॉज आपको सूट करता है ना। एक और है, जैसा साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो बहुत सारे टेम्पल्स टूटे हैं,
जी। क्या होता है, जैसे चोला ने चालुक्य पे अटैक किया तो वहाँ के टेम्पल्स तोड़ते थे, वो रिकॉर्ड है। बट यही डिस्टॉर्शंस आता है। वो जो टेम्पल था, टेम्पल कब बनता है, मंदिर कब बनता है, जब उसमें मूर्ति होती है। मूर्ति के बिना तो घर है, हमारा आपका घर। तो जब राजा जीतता था, मान लीजिए चालुक्य राजा जीता चोल के खिलाफ, तो वो जो उनका जो मेन मंदिर होता था, वहाँ से वो जो भी वो मूर्तियाँ होती थी, मूर्ति को बड़े आदर से विग्रह को लेके पूजा पाठ करते हुए अपने राज्य ले जाता था और उससे बड़ी मंदिर बना के वहाँ स्थापित करता था। और तब उस पुराने मंदिर को तोड़ता था। अच्छा। और तोड़ने का रीज़न ये था कि हमारे जो हमारे ट्रेडिशन में लिखा हुआ है कि राजा का जो लेजिटिमेसी है उस टेम्पल में, तो इसीलिए तोड़ा था। तो अब ये आपको बताएंगे नहीं, हम बोले देखो तोड़ा तो है। तो डिस्टॉर्शन इस लेवल पे होता है कि आपको मतलब आप चूंकि वो पढ़ेंगे नहीं, आप उसके लिए तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, अगम पढ़ना पड़ेगा। अगम पढ़िए तो आपको पता चलेगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप देखिए तोड़ा जी। तो इस तरह से ये करते रहे हमेशा। हाँ, तो ये रामचंद्र पुनिया, क्या पुनिया करके क्या नाम है उसका, पुनियानी है क्या? हाँ, वो एक्टिविस्ट हैं जी। हाँ, तो उनका मैं देख रहा था, तो वो भाई साहब बोल रहे थे कि मराठों ने भी पता नहीं कितने मंदिर तोड़े हैं, यहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे अटैक किया, हर जगह मंदिर तोड़ के आए हैं। यहाँ भी एक कहानी है बहुत सी। यही कहानी आपको मिल जाएगा विक्रम संपत की बुक टिप्पू सुल्तान में भी। अच्छा। कि एक बार ये लोगों ने एक अटैक किया और ये जो शंकराचार्य का जो पीठ है वहाँ उन्हें कुछ ध्वंस किया। और शंकराचार्य बहुत वो हुए, उन्होंने थ्रेटन किया कि ही विल आइदर डू समथिंग और कमिट सुसाइड। मैं एक डिटेल भूल रहा हूँ। तो उसके बाद पेशवा ने माफ़ी मांगी और पेशवा ने बोला कि ये हमारे यहाँ हमने कुछ मुस्लिम सोल्जर्स रखे हुए हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम माफ़ी चाहते हैं, फिर कभी नहीं होगा। अब ये डिटेल तो आपसे बताया नहीं जाएगा। तो सब चीज़ में वही है, आप जब खोदेंगे तो आपको पता चलेगा, और खोदने से के बाद ही शिवलिंग मिलता है। सही बात है। इसका अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो ना, मुझे देना, मैं ये लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका। ये संपत वाला मैं आपको शेयर कर दूँगा, मेरे पास। हाँ, तो एनी हाउ मैं अब थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। अब बिल्कुल पीछे चलते हैं ना, आर्यन इन्वेजन पे चलते हैं, शुरुआत वहीं से है। हाँ, मैं एक्चुअली हड़प्पा संस्कृति, एक सेकंड, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, डिस्टॉर्शंस बेसिकली हमारे यहाँ पर इतिहास किस प्रकार से लिखा जाता था। जैसे कि मराठास जो थे वो उनके बखर लिखे जाते हैं, राइट। तो बखर हमारे यहाँ पर मैंने देखा है कि जो हमारे इतिहास रामायण हो गए, महाभारत हो गए, एक स्टोरी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में हमें दिखते हैं। इवन बखर भी, उनमें भी थोड़ा आपको स्टोरी फॉर्म ही दिखेगा। लेकिन जब मुगल्स हम देखते हैं तो उनका पूरा दरबार होता था और वो उसको अपने तरीके से लिखते थे। फिर आ जाते हैं, ब्रिटिश काल आ जाता है। ब्रिटिश काल में ये जो बेसिक डिस्टॉर्शंस है, अभी हमने बात की थी कि मुगल काल में वो बिल्कुल सच लिख रहे थे कि हमने तो तोड़ा है भाई, हमने तो मारा है भाई, वो तो सही काम कर रहे थे, उनके हिसाब से सही था वो। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कालखंड आ जाता है तो हम इन डिस्टॉर्शंस को देखना शुरू करते हैं। अभी मेरी आपसे जब ये रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो हमसे इंस्पायर हो रहे थे। जी। मैं ये स्टोरी जानना चाहता हूँ कि वो इंस्पिरेशन किस लिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो डिस्टॉर्शन तक धीरे धीरे क्यों पहुँचने लगी। उससे पहले चूँकि आपने बात की हमारे इतिहास लेखन की, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमें बोली जाती है ना कि हिंदुओं की इतिहास एक सोच नहीं थी, हिस्ट्री की सेंस नहीं थी। जी। आप देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा। जब आप नालंदा महाविहार का जो डिस्ट्रक्शन जो तोड़ा गया उसका जब आप जाएंगे, नालंदा महाविहार में 90 लाख हाथ से लिखी हुई जी पांडुलिपियाँ थी। 90 लाख, वो क्या लिखी हुई थी? वो ऐसी थोड़ी लिखा हुआ कि हम वहाँ भी तो कोई कहानियाँ होंगी। 90 लाख चीज़ें एक यूनिवर्सिटी, और वो सब जल गई, महीनों तक जलती रही वो। तो 90 लाख आपकी, वो होता हमारा इतिहास हो। अरे हम बच गए, बड़ी बात है। यहाँ तो हमारे अपने वी आर द ओनली सिविलाइजेशन जो कि म्यूजियम में नहीं है। लिविंग सिविलाइजेशन हम ही हैं, हम तो बच गए, वही बड़ी बात है। उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और यानी चूंकि ये पुण्य भूमि है शायद इसीलिए बच गया, नहीं तो मतलब तो वहाँ पांडुलिपियाँ इतिहास के बाद तो बाद में आएगी। और उसके बाद तो सिर्फ भागते रहे, रेंगते रहे और या लड़ते रहे। इनफैक्ट लड़ाई जो हमारी थी, हमने 1 इंच के लिए लड़ाई लड़ी है। जो वो पार्ट मैंने अपने सल्तनत और मुगल पीरियड में लिखा है कि जो हमें बोला जाता है कि ये लोग आए, जो हमारा जो डिस्टोरियन की हिस्ट्री पढ़े तो दे जंप,
वो हर साल पढ़ाएंगे, बीच में हल्का सा चोला वोला पढ़ा देंगे, एंड देन इन बिटवीन दे टॉक अबाउट अच्छा किस तरह से मोहम्मद कासिम आया, मोहम्मद महमूद गजनी आया, मोहम्मद गोरी आया, और फिर सल्तनत आ गया। अरे इतिहास कुछ और है। जबकि 6th-7th सेंचुरी से अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी तक हमने रेजिस्ट किया है बहुत बड़े लेवल पर, उनको हराया है। 600 लड़ाई हमारी 634 से शुरू हो गई थी जी, बैटल ऑफ राजस्थान। यस, 634 से ही पहली बार वहाँ से अरब साना अटैक करना शुरू किए थे, और जो 712 में पहली बार जो जीत हुई थी उसके पहले ऑलमोस्ट लाइक डजन्स अटैक हो चुके थे जी। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए मोहम्मद कासिम का ऐसा इतिहास है। मोहम्मद कासिम की विक्ट्री बहुत मोमेंटस नहीं थी, वो जीता, बट उसके बाद क्या हुआ, विदिन 50 ईयर्स, ये आसिम मिदार और ये लोग अपने इतिहास में लिखते हैं, विदिन 50 ईयर्स सिर्फ 2 प्रिंसिपैलिटी बचती है, मंसूरा और मुल्तान। अच्छा, 2 ही पर्सनली बचती है, और सब पे हिंदू अटैक कर रहे हैं। अब मुल्तान की कहानी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुल्तान में क्या होता है, मुल्तान मूल स्थान, वहाँ बहुत बड़ा सूर्य मंदिर था। और हमारे लिए मुल्तान यूज्ड टू बी बिगर देन दिल्ली। वही बोलते हैं कि हमारे जो हिस्टोरियन हैं दिल्ली को मानते हैं सेंटर। अरे भैया हमारे लिए तो मुल्तान बड़ा, आप दिल्ली पे क्यों अटके हुए हो? तो उसको जीने के लिए प्रतिहार राजा कितनी बार अटैक किए हैं। और क्या होता था, हर एक बार जब मुल्तान गेट पे पहुँचते थे तो जो आइकोनोक्लास्ट जो मुस्लिम रूलर्स थे वो मुल्तान की जो सूर्य मंदिर का जो मूर्ति थी उसको ले आके आगे लाते थे, बोलते आओगे तो हम तोड़ देंगे, एंड दे टू गो बैक। इनफैक्ट मैं जो सावरकर की ये अरुण शौरी की जो नई पुस्तक पढ़ रहा था उसमें इसका वर्णन है, और सावरकर ने इस पर बहुत कड़े शब्दों में हिंदू के जो अप्रोच को बहुत गलत कहा, बोला कि ये क्या है यार, एक मूर्ति तोड़ने देते, उसको खत्म कर देते, जो कि आप देखिए तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था। सही बात है, बिल्कुल। तो इस तरह था। उसके बाद 92 में हम सीधा आते हैं जब लोग बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी आया और तराई तो हार गया लेकिन अगले साल हरा दिया। अरे भैया तराई से पहले वो कितनी बार हार चुका है। नैकी देवी अफसर, उसके बारे में इनफैक्ट विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक में भी मेंशन किया है, उसने लेडी ने हराया। आई थिंक 1170s से ही उसने हारना शुरू कर दिया था, और 1191 तक वो हारा ही है। और 91 में तो बुरी तरह हारा, वो तो हमने क्यों जाने दिया, नहीं जाने दिया। वहाँ मैं थोड़ी से अलग हुआ, मैंने इसमें मेंशन किया, लोग बोलते हैं ना कि उसने पीठ में मारने से मना कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। हमें थोड़ा बुरा लगा। उनके पास घोड़े बहुत तेज थे। अच्छा, हाँ, वो भाग गए। और हम लोग हाथी वाले लोग थे भाई, तो वो भाग गए, तो पीछा नहीं कर पाए। हमने गलती उसके बाद एक साल में नेक्स्ट ईयर सबकी जो पृथ्वीराज चौहान को लोग ग्लोरीफाई करते हैं, आई फाइंड हिम ए मोर सोसाइटेड पर्सन, उसकी कुडंट सी द एनिमी, और एक साल में उससे सबसे लड़ाई कर ली, जितने भी नेबर से सबसे लड़ाई कर ली उसने। ही डिडंट सी दैट वो फिर आएगा। तो अगली जो लड़ाई हुई उसमें आधे राजा, क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ा था, वो सारे राजा मिलकर लड़े थे। अब वही दिया, लोग बोलते हैं ना कि हिंदू में सेंस नहीं था। इससे पहले भी गुर्जर प्रतिहार के साथ बहुत लोगों ने, एक हिंदू शाही किंगडम होती थी अफगानिस्तान में, दर्जनों राजाओं ने वो अपना सेना भेजा था लड़ने के लिए मुस्लिम आतताइयों से। यहाँ भी हुआ, लेकिन जब 1192 में दूसरी लड़ाई में बहुतों ने भेजने से मना कर दिया कि यार ये तो तंग करता है यार। और कन्नौज के राजा से तो झगड़ा ही हो गया, जयचंद्र, और ये भी थोड़ा इजी हुआ यार, इसे तो हराया है यार, इस बार तो अब पटकन देंगे इसको, विद दैट सेंस इवेंट। तो इसमें कितनी सच्चाई है? वो जयचंद उनके साथ मिल गया था, गौरी के साथ, जयचंद को जो देशद्रोही बोलते हैं, वो क्या सच्चाई है? उसमें मुझे लगता है कि उसमें यानी ट्विस्ट है। हाँ, वो ऐसा है नहीं, बट चूंकि अब वो है कि आप इस वर्जन को मानिए तो वो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उस चीज को स्किप किया है। बट जहाँ तक मैंने देखा है कि इसमें दोनों वर्जन चल रहे हैं। तो चूंकि अब चंद्रवरदाई का वर्जन आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो महाराजा ये सब थे और सब बेकार थे, तो ये इसलिए उस वर्जन को ना मानते। लेकिन एक्चुअल लड़ाई की बात जब करते हैं तो उस लड़ाई का वर्णन जदुनाथ सरकार अपने पुस्तक में करते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कि उस तब भी लड़ाई जीती जा सकती थी 1192 में, डिस्पाइट ऑल दीज हैंडीकैप्स। गोरी ने क्या किया, टिपिकल इस्लामिक सब्टरफ्यूज जिसको मैं बोलता हूँ टर्म, कि आपको बेवकूफ़ बनाया लास्ट मिनट तक, कि क्या सोच है आप समझ ही नहीं पा रहे हो। वो लास्ट मिनट तक यही बोलता है कि बात होती है, आप से लड़ते नहीं हो। वो लास्ट मिनट तक बोलता है कि हाँ देयर इज स्कोप फॉर पीस, हम डायलॉग कर रहे हैं। एंड वो लंबा चलता रहा, महीने तक वो चला, और सीना आमने सामने बात चल रहा है। एंड लास्ट में ये लोग मान लेगा, लगता है ये ऐसे आया है, पीसूस करके चला जाएगा। जब ये मान लिए
तो अगले दिन जब सुबह उठते हैं लोग, कुछ नहीं किया है, देव नॉट नेचर्स कॉल कुछ नहीं किया है, खाया कुछ नहीं है, उठते हैं देखते हैं तो सामने अपना वेपन लेके खड़ा है। सो फ्रॉम 6 o'clock to 3 o'clock की लड़ाई लड़ते हैं, बिना खाए हुए, बिना वो जो भी नेचर्स कॉल किए हुए, इतने अनप्रिपेयर्ड थे। और लड़ाई भी कैसे हुई है, बड़ी जजना सरकार की अमेजिंग बुक है वो। लड़ाई होती है जैसे आपने यदि एनिमल प्लैनेट देखा हुआ ना, तो जैसे शेर और ये जो क्या बोलते हैं वो जो चिल्लाता है वो जैकल, नहीं हाइना और शेर की लड़ाई होती है। आपने देखा एक शेर अकेला हो जाता है, हाइना उसको काट लेगा। हाइना क्या करता है, आता ऐसे करता है, पीछे से काट के भाग जाता है, ये जस्ट डज एंड गोज बैक। इन्होंने क्या किया, 6 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 बजे तक यही करते रहे, जाते थे आते थे, और ये लोग जाते थे फिर दौड़ने लगते थे पीछे, 3 बजे तक थक गए। ही हैड केप्ट ए सेपरेट रिजर्व ऑफ 1000 or 12,000 सोल्जर्स लास्ट मोमेंट के लिए। वो घोड़े पे थे, दे केम लास्ट में खत्म कर दिया, मूली गाजर की तरह काटा लास्ट में। सो दे जस्ट क्लूलेस, इसको बोलते हैं क्लूलेस होना। आप ये नहीं थे कि आप लड़ने वाले नहीं थे, आप कमजोर थे, आप क्लूलेस थे, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। राइट, तो हम इस तरह से हारे। वो बेसिकली वो धर्म युद्ध वाला सोच के आया था कि ऐसा करूंगा। वो एक एडवांटेज उसके पास था कि ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, एक कॉज था। या फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि दुनिया में वॉरफेयर चेंज हो रहा है, वो धर्म युद्ध वाली बात जो कि भाई हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, राइट। इसमें कितनी सच्चाई है कि पृथ्वीराज चौहान के सामने वो उन्होंने रात में अटैक कर दिया था, बिल्कुल सुबह हुआ था, जो फिल्म बनाई गई है उसमें तो रात में आग लगा दी, रात में दिखा दिया था। सरकार तो बोलते हैं सुबह जब उठते हैं तो पाते हैं, रात में नहीं। और फिर इसमें एक चीज और भी बताते हैं कि उन्होंने शील्ड किया था अपने आप को गायों से, तो इन्होंने गायों को मारने से मना कर दिया था। इस तरीके की कोई बात हुई? ये तो मैंने कहीं अब एक्चुअली में क्या है ना कि जो फिल्म बनी है वो बनी है चंद्रवरदाई के उस पर, पृथ्वीराज रासू पर। उसमें उन्होंने जो मेंशन है वो कविता के रूप में जो मेंशन किया है। कर्नल वाला एलिमेंट को मैंने नहीं बहुत सीरियसली लिया। चलिए, मैं वो बायस्ड है जी। सो हम बेसिकली मैं बात करना चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश टाइम था उसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि शुरुआत में वो हमसे इंस्पायर हो रहे थे, उसके बाद वो उन्होंने डिस्टॉर्शंस क्यों करना शुरू किया? ये पूरी जर्नी को आप एक बार थोड़ा सा अगर ब्रीफ में बता पाएं तो। ब्रिटिश किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे थे और फिर उन चीज़ों को कैसे डिस्टॉर्ट किया? जी, जो ब्रिटिश से पहली बार आए थे वो था आपको एज ए दिस थिंग, वो जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर, और वो ट्रेड चाहते थे और बड़ी कोशिश कर रहे थे मिलने का। सर थॉमस रे ये लोग थे, बड़ी कोशिश की मिलने का। ये मुगल जो भी मुगलिया राजा थे मिलने के तैयार नहीं था। थी उसमें स्केल ऑफ ट्रेड आप देखेंगे तो भारत को वैसे कुछ पाने की कोई जरूरत थी नहीं, हमारे पास सब था। सो आप ट्रेड क्यों करते हो? ट्रेड करते हो कैसे, आप क्या दोगे उनको देने, एक्सेप्ट फॉर एक्सोटिक थिंग्स, राइट। तो ये लोग बाद में क्या किया, दे रियलाइज इट, वो ना बड़े सुंदर सुंदर एक्सोटिक चीज़ें लाते थे, स्पेशली जहांगीर के लिए। जहांगीर तो इसमें बड़ा वो था, वीक था, तो उसके खुद ये सर ये आपके लिए बहुत सुंदर सा वाइन है, तो ये है। वाइन उधर का अच्छा होता था उस समय भी, वो लोग मांगते थे। और ये इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते थे। हाँ, इस्लाम तो बाद में क्या होता है कि वैन शायद ये नहीं करते थे, इसलिए कुछ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वो एट्रोसिटी और ज़्यादा कर लेते थे हिंदुओं पे, ताकि उनको गिल्ट फीलिंग होता था। तो ऐसा होता है। अच्छा, इट्स साइकोलॉजिकल फीलिंग। आप देखिए वेस्ट में ऐसा होता है। वेस्ट वाले जो अधिकतर जो वेस्ट में पले हुए मुस्लिम्स हैं, जो टेररिज्म इसीलिए ज्वाइन किए, जो बाद में रिसर्च पे आया कि पूरी लाइफ उन्होंने बड़ी अयासी की, और जब उनको कोई आया मुल्ला लाइफ क्लर्जी उनके आए और उन्होंने समझा कि ये क्या कर रहा है, तू तो पैराडाइज जा ही नहीं पाएगा, तो उसकी गिल्ट फीलिंग आ गई। तो उसने गिल्ट फीलिंग में सीधा वहां से सीधा वो जिहादी बन गया, तो उसने बेल्ट बांध ली। वाह, तो ये जर्नी वो होता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो उसमें जो कल्चर था, जैसे डेलरिम्पल ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि वो नहाते भी नहीं थे, जो उनका जो क्लीनलीनेस बहुत ही खराब था, तो हमसे सीखी थी। हमारे औरतों से शादियाँ की तो हमारी औरतों ने सिखाया कि कैसे साफ सुथरा रहते हैं। ब्रिटिश नहीं नहाते थे, है ना? ब्रिटिश तो वो फूल लगाने वाली प्रथा यही तो है कि स्मेल ना आए, फूल लगाते हैं। और नेहरू जी लगाते थे उनको देख देख के, पर नेहरू जी तो नहाते थे, वो नहीं नहाते थे, वो इसलिए लगाते थे। तो ये तो कॉलोनियल शिकार थे। लेकिन रीजन ये था कि वो हमारी औरतों ने हमारे यहाँ आके उन्होंने सिखाया कि इससे रोज साफ रहते हैं, क्या रहते हैं। इसी तरह से
दे सॉ आवर कल्चर। और जब उन्होंने हमारे संस्कृत, शुरू में क्या था कि हमारे जो जोन्स थे, ये लोग थे, इन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ पंडित्स। वो काशी में चले जाते थे और पढ़ते रहते थे। जब उन्हें पढ़ा थोड़ा कि यार ये तो यहाँ तो सब कुछ है, ये तो दे हैव डन एवरीथिंग। सो इनिशियली दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय इट। तो इसीलिए वो कनेक्शन खोजे कि यार है ना, हम लोग एक ही हैं भाई, हम लोग आर्यन था। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो नहीं बोल नहीं सकते कि हम यहाँ से गए हैं फिर तो भाई हम सुपीरियर हो जाएंगे, फिर तो इंडियंस विल बी सुपीरियर। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो बीच वाला रास्ता करते हैं, और सेंट्रल एशिया जहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन वहाँ से हम निकले हैं, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। तो मतलब वी ऑल हैव आवर ऑटोनोमस आइडेंटिटी, तो ये माना गया। तो लेकिन उस समय तक फिर भी जो था ये इस देश जो हमारे जो हिंदू जो संस्कृत में लिखे हुए हमारे ग्रंथ थे, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया बहुत हद तक वो पढ़ा और आगे बढ़ाया। वो एक फेज था जिसमें शुरुआती फेज था, यानी आपको वारन हेस्टिंग्स और ये सब का फेज था उस समय था। जैसे 1810-12 शुरू हुआ, तब उनको लगा कि यार ये तो प्रमोट कर रहा है, तो ये तो कल को बोलेंगे हम तो सुपीरियर है भाई, ये तो सब जान जाएंगे। अच्छा। यार जंगली तो तुम थे, तुम तो अभी जागे हो 200 साल पहले, हम तो इतने बड़े थे। सो दे स्टार्टेड इनिशियली उनका अपनी हिस्ट्री आनी शुरू, जो मिलने इतिहास लिखना शुरू किया, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को पढ़ाया जाता था जो भारत आते थे, कि नहीं यार आपको तो हम आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए। तो वहाँ से डिस्टोर्शन, जो बेंटिंग ने भी जो किया सती प्रथा तो फ्रॉड है। सती प्रथा हार्डली कोई केसेस थे, अदरवाइज इतना बड़ा होता तो यहाँ रिवॉल्ट नहीं हुआ था। एक यानी गन चलाने में कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने कर दिया यार। तो इन लोगों ने जो नेटिव क्रिएट किया वर्ल्ड के लिए कि यार ये तो तुम लोग गरीब हो, उसमें हमारे कुछ लोग भी साथ हो गए, व्हाटएवर रीजन। हाँ, उन्होंने कोई अच्छा काम भी किया है, लेकिन यह है कि हाँ ही आल्सो प्लेड अलोंग। अच्छा, अभी आपने जो ये सती वाला बोला है एंगल, सती वाला एंगल कितना प्रेवलेंट था और किन रीजन्स में था? मतलब देखिए क्या होता है ना, अभी लास्ट जो सती का केस बताया जाता है वो 1987 में बताया जाता है, भंवरी देवी ने अपने किताब में लिखा है, नो फुल स्टॉप। आई थिंक भंवरी देवी थी, क्या नाम था ना। तो आई रिमेम्बर कि 1987 में वो लास्ट केस हुआ है। अब इसीलिए मैं क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने में कि कितना प्रिवलेंट होता था, घर में होता था, थोड़ा कम होता था, या फिर जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हार्डली प्रिवलेंट था। अच्छा, see, it takes a lot of guts. Of course, of course. And no denying every wife loves her husband or every husband loves, but कितने husband अपनी wife के लिए बुलेट खा लेगा? And my point is, judgmental हम नहीं हो रहे हैं. So there are some who really wanted not to stay. यदि अटैचमेंट होती थी कि नहीं वो मर गया तब मैं फिर जाती हूँ, बट ये बहुत रेयर था, बहुत ही रेयर था। इसको तो मतलब बढ़ाया गया क्योंकि आपको दिखाना था, और ये बहुत चूंकि भंवरी देवी के 87 में हुआ था, तो आप देखिए मतलब उस पर किताबें लिखी गई, क्योंकि इट रियली आपको अंदर से वो कर देता है कि यार हाउ कैन जिंदा आदमी कैसे जल सकता है, कैसे लोग हैं ये। तो ये तो मतलब एक सिंबोलिज्म हो गया ना, सती वाज अ सिंबोलिज्म टू टारगेट हिंदुइज्म। उसके पीछे सारी अच्छाई दब गई, जबकि कोई केसेस हार्डली देयर इंस्टेंसेस। और ये जो आपने बेंटिक वाली बात की थी, ये बेंटिक तो आई थिंक 1820s में ना, 28 में उसने किया था आई थिंक। और जो हेस्टिंग्स आप बात करते हैं वो हुआ था फर्स्ट वायसरॉय 72 में था, 72 में, या 57 में प्लासी के बाद, उसके बाद ये आपका क्लाइव आया, उसका बेंटिक थे। ओके, सो बेसिकली जो फर्स्ट वायसरॉय था वो बेसिकली इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे वहां से उस समय के लोग, राइट? बट अगेन जैसे ना कि ह्यूमन जो नेचर है बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस का होता है। जो बेंटिंग था, बेंटिंग बहुत बड़ा लुटेरा भी था। अच्छा, हमें भयंकर लूटा उसने। तो ही टू लव आवर ट्रेडिशन, उसने बहुत काम भी किया। इसको बताना थोड़ा मेरे को कि कैसे, किस तरीके से लूटा, वो प्रोसीजर थोड़ा लॉस बनाए, क्या किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो 57 से लेके कम 1800 तक जो देश में जो लूट हुई है, जो वो $45 ट्रिलियन बताया जाता है। हाँ, बट ये तो पूरे में है ना। हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम केम एट दैट टाइम। उस समय क्या था कि सिर्फ स्टेट ही नहीं लूटती थी, इंडिविजुअल्स लूटते। लाइक क्लाइव बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड एट द एज ऑफ 30। इतना लूटा उसने, इतना लूटा। और यही हुआ 1813 में, फिर गवर्नमेंट वहाँ की जागी। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो प्लासी बताया जाता है, वो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, बता रहे थे कि वो 4 जो शिप थे वो लेके गया था भर के।
He became the richest. He जो उसे था कि जो लॉर्डशिप होता उसने खरीद लिया वहाँ तो ये तो वहाँ से लेके 1813 तक था ना कि इंडिविजुअल प्लंडर भी बहुत हुआ। जैसे हेस्टिंग पे तो केसेस भी चले ना, इस पे बाकायदा केस है। और हेस्टिंग बहुत सिविलाइज, हेस्टिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है, हेस्टिंग बहुत सिविलाइज भी था, अच्छा काम भी किया देश के लिए यानी कल्चर के लिए, बट लूटा भी जम के। और लूटने का ये था कि जब उसके समय में बहुत बंगाल में भयंकर फेमिन आया था, 1770 मतलब अप्रोक्सीमेट, हाँ ना ऐसे कुछ था। मतलब था कि ऐसा आया था कि मतलब पूरी पूरी गांवें खत्म हो गई थी। और ये अपने स्पीच में बोलता है, प्राउडली बोलता है कि मैंने टैक्स रेट को कम होने नहीं दिया है व्हेन पीपल वर डाइंग जी। सो वो ऐसा आदमी था और लूटा भयंकर गया था। 1813 के बाद वहाँ के स्टेट को लगा कि यार ये तो सब ये हेस्टिंग और क्लाइव से लोग अपने बना रहे हैं, तो इन्होंने फिर उसको रोका। दे स्टॉप द इंडिविजुअल प्लंडर। स्टेट तो कर ही रहा था। तो इसका ये प्रोसीजर क्या होता था? ये लॉज के थ्रू कर रहे थे या फिर इंडिविजुअल प्लंडरिंग? तो इंडिविजुअल लेवल पे हुई नहीं, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा मैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक अमाउंट बताया जाता है $45 ट्रिलियन का। जी जी, मैं मेंशन किया इसमें जी। अब मैं एक्चुअली में इस चीज़ के लिए बहुत क्यूरियस था कि कैसे ये $45 ट्रिलियन का अमाउंट ये लोग पहुंच गए। और जब ब्रिटिश आए थे, आप जब इनफैक्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे वर्ल्ड की ना, मैं एक सेकंड एक और बात बोलूँगा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ये बताया जाता है कि ये लोग पहले बंगाल गए थे ब्रिटिशर्स, और इनका बयान था कि इतना सुंदर और इतना समृद्ध एरिया, क्षेत्र या देश शब्द उन्होंने यूज किया, हमने नहीं देखा है। अब विदिन 10 इयर्स में फैमिन हुआ। 1770s में शायद वो फैमिन होता है। और पूरा ये लगा लीजिए कि आप बता रहे हैं जैसे गांव समाप्त हो गए थे, कोई अंदाज, ये इवन उससे भी बड़ा है जो 1943 में है ना, उससे भी बड़ा। तो 10 साल के अंदर, और ये सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं बोला था बंगाल रिचेस्ट है, ये मुगल टाइम में भी बहुत सारे क्रॉनिकल ने बोला कि बंगाल इज द लाइक द पैराडाइज, वहाँ कोई किसी की कमी नहीं है। वैसे स्टेट को 10 साल में उन्होंने लूट के खत्म कर दिया। तो इस तरह की प्लंडर हुई। ये मैं यही जानना चाहता हूँ कि 10 साल इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटा सा पीरियड है। 10 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, देखिए, एक तो इंडिविजुअल प्लंडर था उसमें। सी व्हेन रूल ऑफ लॉ, 50 साल काम करने के बाद ब्रिटिश ने सम सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ला दिया था, तो इंडिविजुअली आप बहुत कुछ कर नहीं सकते थे। अब जो टैक्स बनाया है बहुत हाई टैक्स है, तो वो आपको देने हैं। लेकिन भाई कोई मिस्टर जेम्स विल नॉट कम एंड आस्क फॉर 1 लाख रुपए दो। लेकिन जो 57 से लेके फॉर 20-30 ईयर्स वो था, जैसे क्लाइव ने जाके जो राजा था उसे राजा डिस्टॉर्ट करता था कि चल खोल तिजोरी खोलता था लेके अपना। सो इट वाज दैट, इट वाज फ्री फॉल। ओके, ऊपर से मुझे एक और भी, बट लेटर क्या क्या इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जैसे रेलवेज वाज नथिंग जस्ट फॉर कि जितने भी कोल्स हैं, जितने भी हैं, सबको लेके भाई बाहर भेजो। सो जो गांव तक पहुंच गया। क्या होता था बिफोर ब्रिटिश, जैसे हमें लूटा तो मुगलों ने भी है, सल्तनत भी है, ये गांव तक नहीं पहुंचे थे, ये गांव भी पहुंच गए। ओहो, तो वो शहरों में कर रहे थे अपना काम। वो सी मोस्टली देवर गैरिसन, जो शहर में गैरिसन होता था उसमें मुगल्स रहते थे। अच्छा। और जो गांव था, ये तो केसलाल की पुस्तक में भी है, गांव हुआ और जो थोड़ा जंगल पार्ट हुआ, वो सब तो हिंदू के कंट्रोल में रहता था। इसीलिए आप देखें, जो लोग बोलते हैं स्वीप कर लिया, स्वीप सिर्फ 2 राजाओं ने किया था सल्तनत में, एक अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अलाउद्दीन खिलजी भी जब मरता है 16 साल शासन करने के बाद, जैसे मरता है फिर से वापस वहाँ सारा एम्पायर हिंदूज आर बैक टू देयर। सो हमेशा वही होता था, ये रहते थे। और जैसे बलबन जैसे मरा, बलबन वोन एवरीथिंग। बलबन जब राजा बना था तो बुरा हाल था, दिल्ली से पहुँच गए थे लोग। जैसे बलबन 20 साल में जो जीता, लास्ट 10 साल में सब गवा दिया। सो दैट कैट एंड माउस जो फाइट थी हमेशा चलती रही। ये खत्म हुआ टू एन एक्सटेंट when Akbar came. Akbar could see it, very smart. अनपढ़ था लेकिन बहुत स्मार्ट था। उसने देखा कि भाई एक सेक्शन ऑफ राजपूत है जो फैटीग में आ रहा है, थकावट आ रही है लड़ते लड़ते, तो उन्होंने उनको अपने ऊपर लाया। और लेकिन जैसे ही फिर से औरंगजेब ने वापस वो अपनी नीति बदली। अब देखिए, औरंगजेब के मरते मरते उसने अपने बेटे को अपने विल में लिखा कि बेटे तुम लड़ना मत, आपस 3 बेटे थे, 3 बेटे बांट लेना, और मुझसे गलती हुई है,
तुम्हारा तो साउथ में ही। हाँ, तो वो दक्कन, वो तो आगरा वापस नहीं आ पाया। उसमें तो पागलपना छा गया था ना कि मेरे को मराठों को हराना ही हराना है, कुछ भी करके। वो दक्कन में ही रहा पिछले लास्ट के 20-25 साल। 26 साल 81 में गया जब शिवाजी मरे, उसके बाद वो गया और लेके, और शुरू में फर्स्ट 9 साल में वो जीत चुका था वो सब चीज। मराठा वेर कंप्लीटली टेकन, जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन संभाजी को उसने मारा। बहुत फिल्म भी आ रही है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। उसके बाद मराठास का वो हो गया अंदर से, एंड दे, जब सोसाइटी जागती है तो फिर रोकना मुश्किल होता है। तो वो जो लड़ाई दे स्टार्टेड विनिंग। उसके बाद तो बाजीराव आए थे ना संभाजी के बाद। नहीं, बाजीराव बाद में। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण था वो, एक तो उन्होंने शिवाजी का वही काबिलियत बोलता हूँ। इस पुस्तक में एक और बात है, मैं आपको वही बताता हूँ। शिवाजी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली फोर्ट्स बनाए थे, बहुत स्ट्रेटेजिक। ऊपर पहाड़ पे रहेंगे या फिर सी सोर्स के पास रहेंगे, और उनको अपने टोपोग्राफी का, जो अपनी ज्योग्राफी का बहुत जानकारी था। तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो 10 ही हैं, आपके 200 मार देंगे वो। एंड दे वर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट थे। और यही देखिए, जब तक किसी पानीपत की लड़ाई होती है तो अपने परिवार को, वाइफ को, बेटा को, बेटी को, सबको लेके जा रहे हैं। तो अगेन वो डिजेनरेशन, वही बोलते हैं, डिजेनरेटेड हो गए, तो हार गए वहाँ। जब तक ये फास्ट थे तो कहानी ये होती थी कि वहाँ के, उसमें कंटेम्प्रेरी राइटर ने लिखा है कि जा रहे हैं मुगल सोल्जर्स, हजारों की सेना में है, और साइड से वायु के वेग में मराठास आ रहे हैं और काटते हुए निकल जा रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने टायर्ड हो गए लास्ट में, दे जस्ट लुक बैक, मुझे बच गए, हम बच गए। सो दिस यूज्ड बी द वे दे टू फाइट। बट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट शिवाजी इज दैट ही क्रिएटेड नेवी। वी हार्डली टॉक अबाउट दैट। और नेवी क्या थी कि ये विजन उनका था, और इसी नेवी के साथ उन्होंने जो ट्राइबल, जो कोस्टल एरिया में उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे। और आप जब हम बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने इस देश को मराठों से लिया, आप जानते हैं मराठों की जो लड़ाई थी, पहली लड़ाई लैंड में नहीं हुई थी, जमीन पे नहीं लड़े थे, सी पे लड़े थे। 1703 या 4 की बात है, आई थिंक, तो औरंगजेब जिंदा था, सी पे लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई 50 साल चली है, और 50 साल तक मुगल मराठा एक बार भी हारे नहीं है। इनफैक्ट एक बार ब्रिटिश और पुर्तगीज दोनों साथ आ गए, अच्छा, तो भी हरा नहीं पाए। तो ये था, ये पावर था। बाद में फिर आपस में ही लड़ गए ये लोग, तो खत्म हो गया। इनफैक्ट उनके डिक्लाइन में मराठास का इंटरनल डिसेंशन का ही हाथ है, बट दैट्स अनदर स्टोरी। ओके, तो यहाँ से अभी हमने शुरुआत की थी, आपने जो ब्रिटिशर्स के बारे में बताना शुरू किया, तो उन्होंने एक कॉमन ग्राउंड खोजा कि हम दोनों, कॉमन ग्राउंड है आर्यन का। तो आर्यन इन्वेजन थियोरी, इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक का पहला चैप्टर भी यहीं से ही शुरू होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से और सारी चीज़ों से। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, आर्यन इन्वेजन थियोरी, उसको तो अब एनसीईआरटी ने भी नकार दिया। आर्यन इन्वेजन थियोरी क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दो, और वो कैसे गलत है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आर्यन इन्वेजन तो अब तो मान नहीं रहे हैं, और क्योंकि इन्वेजन का शुरुआत में क्या हुआ था कि नहीं, लोगों को समझ में आ जाए कि आर्यन इन्वेजन थियोरी क्या है। पहले थियोरी को बताओ, उसके बाद फिर आगे। क्या हुआ कि 1920 तक तो सबको ही लग रहा था कि आर्यन ही यहाँ थे, वो आए थे 1500 में आए, मैक्सवेल जो बताया, और उसका समझता हुई सडनली वो हड़प्पा खुदाई हुई तो वहाँ कुछ और निकल आया, तो भाई लगा ये तो भाई उससे पुरानी है। अच्छा, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 1500 BC में ये लोग आर्यन आए। दो मैक्सवेल ने ये भी कहा कि कोई विश्व की कोई ताकत ये नहीं बोल सकती कि वो 1500 में आए या 8 साल पहले आए, ये भी लिखता है। लेकिन लास्ट में जो दैट्स टिपिकल इंडियन कम्युनिस्ट हिस्टोग्राफी, वो 1500 पकड़ लिया, 1500 पकड़ के उन्होंने रख लिया। इसमें ये भी और 1500 का रीजन ये है, जो वो बोलते हैं कि मैक्सवेल वाज एक वेरी बिलीवर, क्रिश्चियन बिलीवर था वो, तो उसको लगता था कि धरती तो बनी थी 4000 साल पहले, तो उसने वो कैलकुलेट किया, ग्रेट फ्लड कैलकुलेट किया, सब करके वो 1500 पे आया था। अच्छा। और हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस उसको मान लिए। लेकिन क्या हुआ कि 1920 में खुदाई करते हुए क्या होता है, सिंध में और वहाँ पंजाब में वो हड़प्पा और मोहनजोदारो मिल गया, तो लगा ये तो उससे पुरानी है, तो क्या किया जाए। तो उसमें व्हीलर हुआ करते थे, व्हीलर को मिल गया वहाँ कुछ 10-20 लोगों का मारा हुआ हड्डी, बोलता है वो देखिए ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि अटैक करके मारते थे ये इंद्र, ये मारा है, देखिए। तो आर्यन विजन थोड़ी यहाँ से आ गई, लेकिन उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। बट व्हीलर ने तो ये भी कहा था ना कि आर्यन इन्वेजन थियोरी को, ऑल्दो आई कैन नॉट प्रूव इट, बट आई बिलीव दिस हैज हैपेंड।
तो वही तो है। सी ये अरुण सौरी अपने पुस्तक एमिनेंट हिस्टोरियन में लिखते हैं ना कि फर्स्ट दे विल कम विथ मे बी दिस हैपेंड एंड दे विल कंक्लूड द पैराग्राफ सेइंग दैट दिस हैज हैपेंड। सो मे बी से दिस हैज कि जर्नी बड़ी आराम से कर लेते हैं और अब इसका क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। सो दे ऑलवेज डू दैट। सो सेम व्हीलर ने वही बोला, तो लेकिन व्हीलर की बात वही अल्टीमेटली रही कि हाँ भाई ये तो हरियोपिया है, इससे यहीं अटैक हुआ था, ये देखो तो हड़प्पन हो गया नॉन आर्यन और इन्होंने अटैक करके किया था। तो ये स्टोरी यहाँ, लेकिन बाद में जब खुदाई होने लगी तो कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट नेग्लिजिबल साक्ष्य हैं जो कहते हैं कि भाई कोई लड़ाई हुई भी है। तो फिर धीरे धीरे रोमिला थापर तक मानने लगी नहीं वो माइग्रेशन था ना। तो माइग्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि आप एक हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो कि सिटी अर्बन सिविलाइजेशन है, जो कि उस समय उसके 2000 साल तक वैसी समृद्ध सिविलाइजेशन आएगी नहीं। रोमन उसके बाद आती है, लोग बोलते हैं इतनी वेल प्लान एंड एवरीथिंग। आप ऐसे सिविलाइजेशन में आप तुझे 4, 5, 10 लोग 20 लोग जाके आपने कैसे कैप्चर कर लिया। नॉट जस्ट कैप्चर किया, आपने अपना लैंग्वेज भी दे दिया। लैंग्वेज इज द स्टिकेस्ट पार्ट। मैं ऐसा बोलता हूँ, देखिए आप जैसे अब बांग्लादेश इस्लामिक हो गया लेकिन वो बंगाली बोलते हैं। लैंग्वेज पंजाब ये पाकिस्तानी पंजाब में जाइए पंजाबी बोलते हैं। लैंग्वेज आप बदल नहीं सकते हो, ये रेयर केस है। एंड दैट्स व्हाई सो नॉनसेंसिकल ये जो आर्यन निवेदन थोड़ी नॉनसेंसिकल है कि जो एक सिविलाइज सोसाइटी है वो अपनी लैंग्वेज छोड़ दिया और इलिटरेट नोमैडिक सोसाइटी जो आती है उसकी लैंग्वेज भी ले लिया, उसका ग्रंथ भी ले लिया और सब उसका करने लगे। ऐसा होता है क्या? दिस इज इलॉजिकल, यानी कॉमन सेंसिकल भी नहीं। बिल्कुल। अभी इसमें पंजाब की बात आपने करी, पाकिस्तान की पंजाब की, वहाँ के गाने आप आज सुनो तो उनके जो गाने होते हैं उसमें शब्द आएंगे, जट ने ये कर दिया। उनकी फिल्में आती हैं मौला जट, गुजरावे गुजरों का, तो ये शब्द अभी तक भी हैं उनके उसमें। कल्चर जो होता है और लैंग्वेज होता है ना बहुत स्टिकी होता है, वो चिपका रहता है, बहुत उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसको हटाने के लिए, या तो लोग ही हटा दीजिए। अभी हमारे यहाँ पर जैसे वसंत पंचमी के आसपास पतंगे उड़ाने का एक वो होता है कल्चर। मैं एक देख रहा था, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर हम वसंत मनाते हैं पतंगे उड़ाकर। आज भी उड़ाते हैं। गुड्डियाँ तो मतलब गुड्डियाँ बोलते हैं, वो पतंग को गुड्डी बोलते हैं। तो गुड्डी उड़ाने का कल्चर जो पंजाब में है, सर्दियों में भी, मतलब हमारे यहाँ पे तो अगर आप हरियाणा में बैठे तो हरियाणा में पतंगे उड़ाई जाएंगी 15 अगस्त के टाइम पे। हाँ मैं जानता हूँ। तीज, 15 अगस्त, राखी, ये मेन टाइम है यहाँ पे उड़ाने का। पंजाब में कल्चर जो है वो है, अमृतसर साइड में जाएंगे तो और ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। वहाँ पे कल्चर है कभी भी पतंग उड़ा दो। सर्दी हो रही है, भयंकर सर्दी हो रही है, उड़ा लो, पतंग उड़ाते चलो। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते चलो, बसंत पंचमी पे पतंग उड़ा, सब कुछ चीज़ पे पतंग उड़ाते। सेम चीज़ लाहौर में भी हो रही है ना। इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है ना, देखिए यदि वही बोलते शत्रु बोध आपको जब ना हो तो होता है। जब हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये तो हमारे से ही है यार, ये तो कल्चरली सेम है। यस दे आर सेम, बट उनका डीएनए हैव बीन स्लाइटली ट्विस्टेड, वहाँ ट्विस्ट आ गया है। अब उनको ये बोला जाता है, उनकी हिस्ट्री बुक में ये बोला जाता है कि द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कौन है जानते हैं आप? पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप यानी यदि मैं पाकिस्तानी होता मैं कासिम है क्या? अरे भाई, मतलब जिसने आपके पूर्वजों की माँ बहन भाइयों बाप सबको काटा और क्या नहीं किया, आप उसको ऑफिशियली फर्स्ट सिटीजन बनाते हो। तो ये तो बोलते हो किस तरह से आपने अपने आँख के ऊपर पर्दा डाल दिया, पता नहीं क्या डाल दिया। मतलब ये तो बेसिक चीज है। लेकिन एक सेक्शन है तबका है जो कि अब निकल रहा है, बोल रहा है कि यार ये क्या हो रहा है यार। जो वो तो इंडस वैली बोलते हैं, इंडस वैली भी तो हमारे ही थे, वो आ रहा है। लेकिन ये है कि द अदर फोर्स इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो सब चीज नकार रहा है। उनके लिए वही अब्दाली उनके लीडर है, गजनी, गोरी, जबकि वो सब पहले विक्टिम वही थे। पहले तो लाहौर में ही आएंगे मुल्तान में मारने के लिए। सही बात है। तो वापस आते हैं आर्यन माइग्रेशन थियरी पे। मतलब इन्वेजन थियरी तो आउटराइटली राखी ग्रही में भी उसके सब्सटेंसेस मिल गए, सब कुछ हो गया, आउटराइटली डिनाई हो गया वो तो। अब तो मतलब हार्डकोर कम्युनिस्ट भी नहीं कह पाते कि नहीं आर्यन इन्वेजन थियरी हुआ था। अब आते हैं आर्यन माइग्रेशन थियरी पे। उसमें एक चीज़ तो आपने बताई कि लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कैसे बदल दी, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? आप देखिए, आप जैसे क्या होता है कि लोगों की ना एक कितने भी पुराने लोग हों, उनका एक होमलैंड का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे आप पारसी से पूछेंगे तो बताएंगे हमारे होमलैंड कहाँ है, बोलते नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। कितने भी पुरानी हो जाए आप, इनफैक्ट जो रेड अमेरिकन्स हैं
जो इंकाज है उनकी भी आप उन्हें भी अपने होमलैंड का था कि हम बाहर से आए। अबॉर्जिनीज से बात कर लो, हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो ही एक लौता है बोलता कि नहीं हम यहीं के थे, वो भूल ही गए जबकि इतने नजदीक आए थे। देयर इज नॉट ए सिंगल टेक्स्ट जो कि बोलता है कि हम बाहर से आए, हमारी जो जन्मभूमि बाहर से थी। इनफैक्ट ईरानियंस भी बोलते हैं, पर्शियन, उस समय के पर्शियन, ईरान और हिंदुइज्म के सेम है। अब वो वरुण को मानते थे, हम इंद्र को मानते हैं नहीं, वो इतनी कॉमनलिटी थी, लाइक ब्रदर। वो सो वो भी मानते हैं कि हमारा जो जन्मस्थली है वो भारत है, लेकिन हम नहीं मानते, हम मानते हैं हम यहीं जन्मे थे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी। बट एग्जाम्पल और जो कि हमारे जो हिस्टोरियन हमेशा कोट करते हैं, जो कि वो जो रिकॉर्ड मिला है हमारा ये कि सेंट्रल एशिया में, जिसमें वो लिखा गया था कि ये जिसमें है कि वरुण का और मित्र का और ये जो भगवान का उनके नाम पे ट्रीटी हुई थी हित्ती जो थे वो, उस पर जब रिसर्च हुआ तो द लैंग्वेज जो हमें पढ़ाया जाता है, पहले हमें जो पढ़ाया जाता है कि वो जब तक आर्यन भारत नहीं आए थे उससे पहले वो हुआ है, क्योंकि वो तो आपको डॉक्यूमेंटेड साक्ष्य मिल गया ना, वो तो पत्थरों पे लिखा हुआ है। तो उसमें है कि भाई ये तो भाई 14 साल पहले तो वहीं थे वो, तो इंडिया कैसे पहुंचे? तो हमारे स्टूडेंट ने बोला कि नहीं वो रास्ते में थे, आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। द लैंग्वेज नाउ दैट्स वेरी रिफ्यूटेबल एविडेंस। जो उसका जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इवॉल्व करता है, उसका जो लैंग्वेज है और हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड का जो लैंग्वेज है दोनों सेम है। एक्चुअली होना चाहिए था उसका लैंग्वेज और हमारा अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक का होना चाहिए अलग। तो हमारा जो यजुर्वेद का जो लैंग्वेज है वो उससे मिल रहा है, हमारा ऋग्वैदिक का अर्ली फेज का नहीं मिल रहा है। सो ये क्या दर्शाता है? अब और साक्ष्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे जो इनफैक्ट हमारे जो लिटरेचर में ये मेंशन है कि यहाँ से लोग बाहर गए। दसरागी युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दसरागी युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। दसरागी युद्ध सुदास थे, और वो लाइक हमारे जो ट्रेडिशन में जो बड़े युद्धों में जो नाम आता है, दसरागी युद्ध, देवासुर युद्ध, फिर दसरागी युद्ध और महाभारत युद्ध, ये 3 है। तो इतना बड़ा युद्ध था। तो उसमें 10 राजा मिलके जो सुदास थे उनसे उन्होंने लड़ाई की, लेकिन सुदास वाज विक्टोरियस। 10 राजाओं के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। अच्छा। और इनके गुरु वशिष्ठ थे। और वशिष्ठ के गाइडेंस में सुदास ने 10 को हराया, और वो 10 में से जो 3-4 जो राजा थे वो फिर ये भारत की जमीन को छोड़ के वेस्ट चले गए। अच्छा। तो आप जो टर्मिनोलॉजी देखें, जो बाहर जाने का जो था फेज वही था। तो तभी क्या है कि ऋग्वेद का जो लैंग्वेज है वो तो इससे भिन्न हो गया और यजुर्वेद का चेंज हो गया। एग्जैक्टली। अब एक और साक्ष्य है जो कि वेरी डॉक्यूमेंटेड है ना, वो तो भाई साइंस बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि सरस्वती रिवर अराउंड 1900 BC में सूख गई थी। कितने में? 1900 BC, 1900 BC। तो 1900 BC सूख गई, तो 1500 में आगे कैसे सरस्वती को माइटियस्ट रिवर, द रिवर ऑफ द, ऐसी रिवर की मतलब जिसका दूसरा छोर नहीं दिख रहा है। मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कि दूसरा छोर आप नहीं दे सकते हो। जो वो क्या हो, कुछ अफीम खा के थोड़े घूम रहे थे, मतलब ज्यादा अफीम खा रहे थे, या मतलब इट कांट हैपन। सो मतलब सारे चीजों आप देखेंगे तो मतलब वो 1900 पहले ही आए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्होंने हड़प्पन से सुन लिया और बोले नहीं हम इसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। सो मतलब झूठ की एक सीमा नहीं है, मतलब एक लेवल पे बोले जा रहे हैं आप, और हम मान भी लेते हैं। चलिए, तो नहीं उसमें पता नहीं क्या अजीब अजीब से शब्द दे देंगे, स्टेपी चीज क्या पढ़ूं मैं इसको? नहीं, नया जो जाल है वो है जेनेटिक वाला। जबकि बकवास है। जेनेटिक में मैं 5 रिपोर्ट देता हूँ तो बोलेगा कि ये तो सब यहीं थे जी, वो 5 कहीं और से लेके आए थे कि नहीं बाहर से आए थे। अरे और देखो ना, साक्ष्य देखो। नहीं, इनका जो मेन चीज रहती है ना वो ये रहती है कि कश्मीर का आदमी इतना गोरा है और तमिलनाडु का आदमी थोड़ा सांवला है, हरियाणा का आदमी का बेल्ट अलग है और गुजरात के आदमी का बेल्ट अलग है। इधर आप वेस्ट, इधर ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ का बेल्ट अलग है। तो इस तरीके से वो माइग्रेट हुए हैं, इसी कारण हुआ है, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता। स्किन कलर इतना चेंज कैसे हो सकता है, ये बेसिक चीज़ आ जाती है कि बट जेनेटिकली तो वो दिखा रहे हैं सेम पीपल। 10,000 साल में वो कहीं मूवमेंट नहीं हुआ है। सो एनी हाउ, अब मैं एक्चुअली में देखिए मैं इसका ये कंटेंट्स देख रहा हूँ, इसमें मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि इसमें हर चीज़ पे एक वार्ता हो सकती है, हर चीज़ पे कई वार्ताएं हो सकती हैं।
और मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड हूँ कि सारी चीज़ों पे हम बात करें, बट एक एपिसोड में तो ये संभव नहीं है। मैं अभी आपसे ना एक ये पूछना चाहूँगा, आपने जो लास्ट चैप्टर लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट, गांधी, गांधीयंस एंड द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज, राइट? हाँ, गांधी जी का इंडिपेंडेंस में क्या रोल था, आप इस बात पे बात करते हैं। थोड़ा सा उस पर आइए। गांधी जी का रोल इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ह्यूमनाइज करने में था। उन्होंने ह्यूमनाइज अच्छा ह्यूमन फेस दिया उसको कि देखिए भाई, ना उन्होंने हथियार उठाए हुए ना लाठी उठाए हुए, देखो आज़ादी दिलवा दी, बट आज़ादी वैसे मिलती नहीं है। आज़ादी वैसे आज़ादी दीदी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, वही बहुत अच्छा गाना है वो। तो ये तो भाई आप बहुत बड़ी मिथ मेकिंग अपने आप में है, क्योंकि और आप देखिए तो गांधी की मूवमेंट्स, उनकी पहली मूवमेंट आती है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फ्लॉप हुई। खिलाफत ने तो बहुत कांड ही कर दिया जी, अपना डिफरेंट लेवल पे कांड किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, एक टेंजेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, बट उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज वो ही डिडंट वांट टू अनॉय कांगो ब्रिटिश, चौरी। तो उसका मुझे लगा कि ये तो ब्रिटिश तो उठा लेंगे एक बार में, फिर भेज देंगे वहाँ अंडमान। फिर तो 20 साल सावर के साथ क्या हुआ, उनके लिए बहुत ईजी है। सही बात। आप सोचिए कि उन्होंने गांधी नेहरू यदि उतने ही रोल थे तो उन्होंने इनको क्यों नहीं अंडमान भेजा? हाँ, बिल्कुल। यदि मैं ब्रिटिश एम्पायर का सोचने वाला हूँ और मुझे लगा कि मुझे गांधी और नेहरू से खतरा है, तो मैं तो अगले दिन पैक करके भेज दूं। बिल्कुल। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि दे वर कंफर्टेबल भी थे, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे वो। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोलते थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इस वजह से नहीं भेजा। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि सावरकर ने माफी क्यों मांगी और ये क्या, तो एक तो ये तो मैं मानता हूँ जो विक्रम ने बोला है कि उसमें का ट्रेंड था वो, सब सज्जन सान्याल और इन लोग सबने मांगे माफी। लेकिन ये है कि आप इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, एप्पल एंड ऑरेंजेस। आप वहाँ का आप एक दिन आप बिता लो, और मैं एग्जांपल इसमें दिया भी हूँ कि नाभा में एक दिन जवाहरलाल नेहरू एक दिन क्या जेल चले गए थे, तो उनके पापा को नींद नहीं आ रही थी, और इन लोगों को उनको बकायदा न्यूज़पेपर और बुक और चाय और पानी और टोस्ट दिया जाता था। ऐसे जेल तो है, मतलब यू वांट टू लिव, और इसलिए सब लोग किताब जब भी जेल जाते थे किताब लेके आते थे। तो यार, आई वांट टू गो टू जेल एंड राइट अ बुक एवरी टाइम, यू नो। सो that's how they won the independence. But reality है कि by mid 1930s British realized how to deal with Gandhi. इसीलिए आप देखिए कि 1942 का जो क्विट इंडिया आता है, वो सीधा गांधी को पकड़ जेल में डाला, सब खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, उससे पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटिशर्स को गांधी की वजह से? गांधी से पहली बार में प्रॉब्लम हुई थी, फर्स्ट टाइम जब पहली नॉन कोऑपरेशन पहली बार उनको समझ में आई हाउ टू डील विद इट। सेकंड वाले में भी थोड़ा सा वो गलती हुई थी उसे कि जो सॉल्ट मूवमेंट है, दे डिडंट नो हाउ टू अप्रोच। तीसरी बार से इनको पता था क्या करना है। अच्छा, दे उससे टेम्पलेट बना लिया था, ये करना है, उठाओ बंद करो। सेकंड वाले में जो आप जब पढ़ेंगे सॉल्ट मूवमेंट ना, तो वाइस रॉय का आपस में डिस्कशन चल रहा है। कुछ बोला है कि सर जेल में डाल दें, तो वैसे बोलते नहीं यार, बड़ा आदमी बन जाएगा यार, नहीं डालते हैं। सो दे वर नॉट श्योर अबाउट हिम कि हाउ टू डील विद गांधी। बाय दैट टाइम दे हैव क्रैक्ड एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद गांधी। आप वर्ल्ड वार 2 नहीं होता तो देश आजाद नहीं होती। किसी को भी पता नहीं। उस पे आते हैं, अभी गांधी पे रहते हैं। चर्चिल तो बोला ही था, चर्चिल वाज नेवर। सो मेरा था कि, और आप देखिए इन कॉन्ट्रास्ट 1922 में चौरा होता है, उसके बाद गांधी ने अपना सब बंद कर दिया, तो कौन आते हैं? अच्छा भला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत गेन कर रहा था। यस, क्यों? क्योंकि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज है ना, सब यहाँ ज्वाइन कर लेते थे। ये गांधी की लड़ाई नहीं थी गांधीयंस की। जब गांधी मूवमेंट करते थे तो सब आ जाते थे, सोशलिस्ट, ये कम्युनिस्ट नहीं आते थे। उनके फादरलैंड अलग हैं, बट रिवॉल्यूशनरी लाइक भगत सिंह ऑल दे ऑल जॉइंड। जब इन्होंने बंद किया तो फिर वो रिवॉल्यूशनरी फिर अपना रिवॉल्यूशन शुरू करते थे। तो गांधी ने तो अपनी दुकान बंद कर ली 22 में, रिवॉल्यूशन की तो दुकान चलती रही ना टिल द टाइम भगत सिंह एंड ऑल दी पीपल वर नॉट हैंग्ड, और जो कि उन्हें बचाया जा सकता था। तो ये था। इसी तरह से इनकी लड़ाई हमेशा चली है, और ब्रिटिश कुड सी कि टू डील विद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इज डिफिकल्ट। भाई वहाँ तो दिक्कत हो रहा है ना, डीलिंग विद हिम इज वेरी इजी। भाई आओ बात करते हैं, गांधी चाय पियो, मैं चाय पीता हूँ। सो ये चल रहा था। और आज़ादी में मेन तो आप देखिए तो रोल था, ये तो इटली ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि
सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी का एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो नहीं होता। और जब उन्हें लगा कि आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं है, नेवल रेबेलियन ऑफ 1946, दैट वाज द टाइम दे डिसाइडेड कि अब दिक्कत है, क्योंकि तो आर्मी से कंट्रोल करते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इसमें आ जाती है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस काटजू, उन्होंने एक चीज़ बोली इसमें कि जैसे सुभाष बोस थे तो वो जापानियों के साथ थे और जापानी यहाँ पर आते तो फिर वो जापानी हमें लूटते। तो आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? ये तो व्हाट इफ वाली हिस्ट्री हो गई, ये तो कल क्या होगा ये तो वी डोंट नो। बट आप देखिए तो जो जापानी का कंडक्ट उसके पहले रहा था भारतीयों के साथ, मुझे लगता नहीं ऐसा होता। जो आप तो नो वन कैन से व्हाट विल हैपन, कल को बदल जाए, लेकिन जो उनसे पहले जिस तरह उन्होंने फ्री हैंड सुभाष चंद्र बोस को दिया था, जिस तरह रिस्पेक्ट दिया था, जिस तरह से कंप्लीट फ्रीडम दी थी, कोई जरूरत नहीं था ना। जापानीज आर टू पावरफुल। हाँ, तो मतलब तो मुझे लगता नहीं है कि वो नौबत आती। दे वर हैप्पी लूटिंग साउथ कोरिया। वो उनका अपना हिस्टोरिकल मामला था, अपना हिस्टोरिकल वो अपना वो कर रहे थे वो चीज़ें। सही बात है। नहीं, इसमें मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी ने मेजर जो आंदोलन किए वो 2-3 आंदोलन थे ये, ठीक है, 31 तक। 31 के बाद गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौते के बाद 31 के बाद उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। उसके बाद फिर सीधा 1942 में आता है ये भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जो किया है वो हमारे लिए वाटरलू था। वी शुड नॉट हैव डन क्विट इंडिया मूवमेंट। और अरविंदो ने कितनी बार बोला मत कर भाई, इतने लोगों ने बोला, क्योंकि वही वो फेज था जिन्ना ने उस चीज को यूज करके अपनी जो वो थी नजदीकी थी विद द हेल्प ऑफ चर्चिल ब्रिटिश एम्पायर से बनाई। जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो अरविंदो ने लेटर लिखा गांधी को, नेहरू को, कुरियर भिजवाया कुरियर के थ्रू, और राजा जी को बोला कि प्लीज एक्सेप्ट क्रिप्स दिस थिंग, वी हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश एंड वी शुडंट बी फाइटिंग देम राइट नाउ बिकॉज़ दिस विल। लेकिन इनको इंटरनेशनल वो भी समझ नहीं थी, इनको क्या इंटरेस्टली चल रहा है। दे वर कम्प्लीटली वो मतलब वो अपने ही लाला लैंड में चल रहे थे। और इसलिए मैं 40 में बोला 40 में इट्स ऑल अबाउट जिन्ना। नहीं, मैं इसको और थोड़ा क्रोनोलॉजिकली मैं समझना चाह रहा हूँ। 31 तक इरविन ने, गांधी इरविन समझौता हो गया, सारी चीजें सेट हो गई, उसके बाद गांधी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब कोई आंदोलन कुछ नहीं किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ चूं भी नहीं करी, अपना मतलब जाते थे और अपना मजे सिस्टम पे वो कर रहे थे। लेकिन बकरी पालते थे, उनसे ज्यादा काम सावरकर ने कर दिया अपने रत्नागिरी में। लेकिन चल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बकरी पालते थे, सत्य की खोज करते थे, हर तरीके की सत्य की खोज होती थी, फिर इधर से एक आधा बुक लिख देते थे, तो ये कर रहे थे। 31 के बाद वो 39 में डोमिनियन स्टेटस की बात आ जाती है, 38-39 में। फिर उसके बाद 40 में पाकिस्तान की डिमांड आ जाती है पहली बार। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब आता है, ये जो अभी आपने बताया, इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या था अंग्रेजों के भारत छोड़ने पे। मतलब 1942 में वो जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके 5 साल के बाद अंग्रेज अपने आप क्यों भाग गए? आई थिंक वो तो फ्लॉप हो गया था ना। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में फ्लॉप हो गया ना। हाँ, कैसे फ्लॉप हुआ वो सारे आप चीजें बताओ। वाइल्ड बैक मैंने आपको बोला कि बाय शॉर्ट जो मूवमेंट था उनका सत्याग्रह, उसके बाद ब्रिटिश रियलाइज हाउ टू डील विद गांधी। उस समय तक उनका डिसीजन चल रहा था कि ऐसे ये करें, ये ना करें, पकड़े ना पकड़े। उसके बाद था सीधा वो द मोमेंट गांधी विल अनाउंस प्रोटेस्ट मूवमेंट, जाना है सुबह दबोचना है, जेल में डाल देना है सब सारे नेताओं को। अच्छा, वही किया, उसके बाद तो बंद हो गया। अच्छा, चर्चिल का एक लेटर भी मिलता है शायद। लेकिन मैं वही बोला था, दे नेवर हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इंटरनेशनल क्या चल रहा है। वो अपने ही लेन में थे। जो ये था ना कि ब्रिटिश बाय दैट टाइम स्पेशली अमेरिकन्स वे इन फेवर ऑफ इंडिया। अच्छा, रूजवेल्ट का जो था, रूजवेल्ट वाज फेमसली इन फेवर ऑफ इंडिया। जो क्रिप्स मिशन आया था वो अमेरिका के दबाव में आया था, और जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ सबसे ज्यादा खुश चर्चिल था। अच्छा, क्योंकि चर्चिल डिडंट वांट। पर चर्चिल ने रूजवेल्ट को ही आई थिंक लेटर लिखा था ना, दैट वी हैव क्रश्ड ये क्या
भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, है ना? मैं वही बोला हूँ कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो चर्चिल और ब्रिटिश सरकार ने अक्रॉस द वर्ल्ड ये बोला कि देखिए हम जब यहाँ फंसे हुए हैं, वी आर फाइटिंग बैटल लाइफ एंड डेथ हिटलर के खिलाफ, ये हमें हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इन्होंने इस नैरेटिव को बदल दिया ना पूरा कि देखिए हमारे लिए अरे डू एंड डाई बैटल थी। आप माने ना माने, वो तो ये तो बेवकूफ़ी है कि चर्चिल ने वो ये रसिया पे अटैक कर दिया बेवकूफ़ ने, और इन्होंने पर्ल हार्बर पे कर दिया, नहीं तो ही वाज वेल सेटल। तो इनके लिए तो खत्म था केस। तो लेकिन ये है कि हमारे वालों को समझ नहीं थी। ब्रिटेन, अमेरिका बाय द टाइम वाज फेवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। चाइना उस समय तक चेंग का शेख थे वहाँ, चाइना वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। मैडम आते थे इंडिया, दे वर इन फेवर ऑफ इंडियाज फ्रीडम, और ये फ्रीडम आ जाती उस तरह से भी। नेचर से थोड़ा अलग होता, डोमिनेंस होता, लेकिन आती। जिस तरह से पार्टीशन हुआ और लाखों लोग मरे हैं वो नहीं होता जी। बट ये है कि इनको समझ आया कि ब्रिटेन और नॉट जस्ट ब्रिटेन, तो अमेरिकन बाय 40 वे लुकिंग फॉर ए प्लेस जहाँ की वो आर्मी उनको यूज कर सके टू फाइट द सोवियत यूनियन। दे वर थिंकिंग मच अहेड। Right. So they I've noted about that incident when by 42 they were already looking for that. और जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस हमारे एंटी है भाई, ये तो ऑलरेडी सोवियत तरफ टिल्टेड है, सब सोशलिस्ट बने हुए हैं, सो उन्हें लगा कि लेट्स क्रिएट पाकिस्तान। सो उनको वो वाला गेम भी समझ में नहीं आया, द ग्रेट गेम हैपनिंग। यदि वो मास्टर कर लेते तो they could have easily checkmated जिन्ना। दो इज अनदर स्टोरी दैट कि क्या हम 35% या 30% मुस्लिम साथ रह पाते, वो डिफरेंट डिबेट है, वो डिफरेंट हम उसको कैसे लेते हैं। बट ये है कि चेकमेट हो सकता था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सिचुएशन होती तो आज मे बी ओवैसी तो नहीं ओवैसी तो शिया मस्ट बी सम सुन्नी। सबसे बड़ी बात है कि हम और आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन आप कह रहे हो कि गांधी ने तो आई थिंक भारत छोड़ो आंदोलन से पुल आउट भी कर लिया था ना, उसके बाद कोई रैंडम लोग ऐसे ही चलाते रहे उसको एक आधा साल तक, वो भी फिर खत्म हो गया। लीडर नहीं था ना, लीडरलेस हो गया था ना। तो जो आपस में लड़के वायलेंट भी हो गया था, तो लीडरलेस था। ऑब्वियसली अगर गांधी हट गया तो वायलेंट तो अपने आप ही हो जाएगा ना। गांधी ही रोक के रखे हुआ था, गांधी हट गया तो उसके बाद वायलेंट। बट बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वाज कंप्लीटली जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही खराब थी, और इस देश को से अब उसको तो संभालने की उसको औकात नहीं थी जी। और ये सबसे बड़ी रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। गांधी जी कहने से कुछ नहीं हुआ था। बाय द टाइम दे वर नॉट, यदि उनकी इकोनॉमी रहती तो ये संभालते नहीं छोड़ते। चर्चिल वाज नॉट इन फेवर ऑफ फ्रीडम टू इंडिया, एंड देन दिस एटली वन द इलेक्शन आई थिंक, राइट। क्लेमेंट एटली की जो बुक है वो आई थिंक इंडिपेंडेंस के 10-15 साल के बाद 15 साल के बाद आई है। अंबेडकर ने कहा था कि क्लेमेंट एटली अपनी बुक लिख रहा है और वो अपने आप बता देगा कि क्या चीजें हुई। इनफैक्ट क्लेमेंट एटली ने बंगाल के जो हाई कोर्ट के जज थे, ये 1957 की बात है, जब आए थे तो एक उसमें उन्होंने उसको बोला, और ये एक जज ने अपने बुक में लिखा कि उनसे पूछा कि व्हाट्स द रोल ऑफ गांधी का क्या रोल है भारत के इंडिपेंडेंस में, जो क्वेश्चन आपका है। इटली ने उसका एकदम सटीक जवाब दिया। उसने बोला मीनिमल एम, और उसको मतलब जो लिखा गया है उस बुक में M.N. ताकि टू हैव द मोस्ट इम्पैक्ट मीनिमल। सो दिस वाज द इम्पैक्ट रोल ऑफ गांधी इन द थिंग। एग्जैक्टली इट हैपेंड बिकॉज़ ब्रिटेन बाय 1945 के पास उतनी पावर थी नहीं संभालने की, और दूसरी थी कि उसकी आर्मी भी उसके कंट्रोल में थी। आईएनए का बहुत बड़ा रोल था। यही मैं आना चाह रहा था अभी कि इंडियन आर्मी ने ऐसे कई मिनिस्टर्स के जो आते हैं कि भाई ये तो इंडियन आर्मी जो है अब हमारे खिलाफ होने शुरू हो गई है, हम इन्हीं के बेसिस पे तो जीत रहे थे, तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या हमें भागना चाहिए। क्लेमेंट एटली को इंडियन आर्मी, ये आईएनए की बात हो रही है ना? नहीं, इंडियन आर्मी की बात जैसे नेवल तो उनके थे ना। सो क्या हुआ ना कि जो भी इंडियंस है ना जो ब्रिटिश आर्मी में थे, हाँ समझ, विद सुभाष बोस। हाँ, चक्कर क्या था सो वहाँ उनको था कि यार तो हमारी आर्मी में हमारे लोग हमारे साथ नहीं है, जो लाल किले में केस चला है उसके बाद ना। चक्कर क्या था कि जो आर्मी में जैसे राजपूत हो गए या ये जो आर्मी में जितने भी लोग जाते थे ना, वो आर्मी में इसलिए जाते थे क्योंकि उनका तो शौर्य का, पराक्रम का वही रहा है कि उनको तो ये लड़ना है, उनको बैटल लड़नी है। बैटल ही पहले लड़ते थे, बैटल ही वो लड़नी है उन्हें, तो इसलिए वो आर्मी ज्वाइन करा करते थे। अब आर्मी जब ज्वाइन कर ली तो वो उनके ऑर्डर्स भी मानते थे,
फिर उसके बाद उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, आईएनए ने वो ऑल्टरनेटिव दे दिया कि भाई यहाँ ना जाके आप यहाँ पे आ जाओ, आपको वही चीज़ करने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है इस अबाउट जो आपका जो मॉरलाइजिंग इम्पैक्ट होता है, पहली बार लोगों ने देखा कि हमारे लोग लड़ के जीत सकते हैं और ब्रिटेन को हरा भी सकते हैं। वो हारते हुए यहाँ पहुंचे ना, कोहिमा तक पहुंच गए थे वो। कोहिमा की जो लड़ाई हुई वहाँ वो हारते हैं। तो और वो भी भयंकर लड़ाई थी, बहुत ही भयंकर। मैं सिमेट्री में गया हूँ, कोहिमा वाली सिमेट्री में। अच्छा। बहुत ही बारिश हो रही है और लड़ाई चले, मतलब इट वाज लाइक कि इट वाज नाइफ टू नाइफ, वो लड़ाई चल रही थी। तो उस लड़ाई में जाके हारे हैं वो। तो वहाँ से लेके सिंगापुर से लेते हुए यहाँ तक वो पहुँच गए। तो लोगों को पहली बार लगा कि हम उनको हरा सकते हैं, जैसे जो कि जापान के सक्सेस के बाद लोगों को एशियन को लगा कि जापान कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। थोड़ा आप आईएनए ने जो बैटल्स लड़ी उसके बारे में बताओ, कैसे फॉर्मेशन हुई और कैसे बैटल्स लड़ते हुए आगे बढ़े। नहीं, उस पर तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रिसर्च किया। अच्छा। दैट वाज स्लाइटली दिस थिंग, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बट व्हाट आई कैन से इज, बिकॉज वो फिर देश से बाहर की स्टोरी हो जाएगी। दे हार्डली, वो कोहिमा और इम्फाल तक ही आए थे, तो देश के बाहर की कहानी होती। बट मैं आपको जो नेहरूवियन डबल स्पीक की बात है, वो आप आईएनए के जो ट्रायल था उस पर देख सकते हैं। कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर, कांग्रेस फेवर में नहीं थी कि इनके आईएनए के सपोर्ट में वो लड़ेगी, नहीं थी। ग्राउंड जो सपोर्ट था ना, पॉपुलर सपोर्ट इतना ज्यादा था, जैसे वो एवन लाइक आर्मी वाले लोग थे कि नहीं यार सुभाष चंद्र बोस। तो वो देखा, तो एक मोल है, उसका नाम मैं यहाँ डाला हुआ हूँ, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी मोल था और ये कांग्रेस के साथ भी था, वो दोनों तरफ खड़ा था, डबल एजेंट था वो। उसने जाके इनके लीडरशिप को बोला कि आप नहीं लड़ोगे तो आपकी मतलब बुरा हो जाएगा, यू विल बिकम विलेन। फिर आप जीत भी नहीं पाओगे। नेहरू जी ने आफ्टर सो मेनी डिकेड्स, नेहरू जी ने पहली बार वो अपना काला पहन के लड़ने के लिए आए थे। बट उस लीडर ने, जो कांग्रेस लीडर ने बोला था, उस मोल को बोला, मोल की किताब में ये धर ने अपनी किताब में मेंशन किया, बोला कि एक बार हम आज़ाद हो जाएं तो आईएनए वाले को हम आर्मी में जाने भी नहीं देंगे, इनफैक्ट हम इंक्वायरी भी करवाएंगे। अभी तो उनके लिए कर रहे हैं। इट वाज एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आज़ादी के बाद इनको आर्मी में नहीं रखा गया, इंक्वायरी भी हुई, और वो जो मोल है, मोल को सारी सुविधाएं दी गई, जो डबल एजेंट था। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। जो आपके देश के लिए लड़े वो साइडलाइन हो गए। शाहनवाज क्या नाम था? हाँ, नहीं, वो मोल कोई और है। अच्छा, भावदर या कुछ ऐसे कुछ नाम है, मेरा नाम भूल रहा हूँ। तो ओके, चलिए। तो यहाँ से आईएनए तो अच्छा, हाँ, इसमें फिर ऐसा भी हुआ ना कि जो ये इनके मिनिस्टर्स थे वो एटली को ये बोलते थे कि भाई इंडियन आर्मी के लोग हमें मारना शुरू कर चुके हैं। तो वो कुछ इंस्टेंसेस मुझे तो ऐसा लगता है, बट जो ये इलेक्शन था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास के बाद जो इलेक्शन हुआ है, उसमें तो जो एटली की पार्टी थी वो इस प्रॉमिस के साथ आई थी कि हम भारत को आज़ादी देंगे, राइट। तो बेसिकली जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जनता थी, उसके अंदर भी था कि भाई छोड़ो इन्हें, खत्म करो अभी ये। बिकॉज सी ब्रिटिश का जो अपना सुप्रीमेसी था वो तो दिख गया था, जिस तरह से हिटलर ने या ब्रिटिश आर्मी, जर्मन आर्मी ने उनको कूटा, मतलब लंदन पे बमबार्डिंग होती थी, राइट। तो उनको ये था कि भाई अपनी तो पहले ठीक कर लें अब। मतलब वो जो ग्रैंडियर, जो कॉलोनियल एम्पायर का जो तो बर्बाद हो गया, वो हिटलर ने तोड़ दिया उस सपना उनको। सो उनको था कि, और लंदन का हाल बुरा था, तो वहाँ लोगों लगा भैया हम अपना बेसिक तो करें। तो चूंकि चर्चिल वांटेड टू कंटिन्यू, तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने उसको यूज किया, ऐसा कि नहीं यार, वी कांट हैंडल इट, इट्स अ मेस फॉर अस, लेट्स कम आउट ऑफ इट, हम इस बाहर। एंड उसने अपने उसमें वादा किया था, है ना। चलिए, तो ये बहुत बड़ी मतलब बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ रोल ऑफ एडोल्फ हिटलर। भारत की स्वाधीनता में एडोल्फ हिटलर का भी एक रोल है इनडायरेक्टली। मतलब एडोल्फ हिटलर का रोल गांधी से बड़ा है। ग्रेट। तो थैंक यू उत्पल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पुस्तक जो है एमिनेंट डिस्टोरियंस, ये आप देख सकते हैं इस पुस्तक को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, इसको अवश्य पढ़िए। और बहुत ही सुंदर लेखन है इनका, तो इसको देखिए आप, इसमें से आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और उत्पल जी, ऐसा है कि मेरा पेट एक पॉडकास्ट से तो नहीं भरा है जी, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आगे भी हम आप जब बोले फ़ोन पर बात करेंगे
कोई टॉपिक चुनेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रैंडम किया, वो था फोकस हुआ तो और मजा आएगा। हाँ, तो मैं सारे टॉपिक्स पे एक बार आपके साथ बात करना चाहूँगा। पहले मैं अपनी मार्किंग करूंगा इस पे और उसके बाद फिर बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करने में। तो आई लुक फॉरवर्ड टू। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।